चलिए आवाज को बंद कर लेते हैं थोड़ा। चलिए तो आप देखेंगे कि अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आपके किसी भी एसी वेवफॉर्म की एवरेज और आरएमएस वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, इस चीज को हम लोगों ने देखा था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो एसी वेवफॉर्म होगी, दो टाइप के एसी वेवफॉर्म होंगे, एक तो सिमेट्रिकल एसी होगा और दूसरा असिमेट्रिकल एसी होगा। सिमेट्रिकल एसी कैसे पहचाना था कि अगर आपके एसी का पॉजिटिव एरिया निगेटिव एरिया के मैग्नीट्यूड के बराबर है। अगर मैं आपके एसी वेवफॉर्म की बात करूं तो एसी वेवफॉर्म का के पास पॉजिटिव एरिया भी होगा और दूसरा निगेटिव एरिया भी होगा। अगर पॉजिटिव एरिया का मैग्नीट्यूड और निगेटिव एरिया का मैग्नीट्यूड बराबर आ रहे हैं तो वो एसी एक सिमेट्रिकल एसी वेवफॉर्म को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, उसी तरह अगर आपके पास एक एसी वेवफॉर्म है, ठीक है, उसके पॉजिटिव एरिया का मैग्नीट्यूड और निगेटिव एरिया का मैग्नीट्यूड अगर बराबर नहीं होंगे तो आपका वो एसी एक असिमेट्रिकल एसी को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा हम लोगों ने देखा था कि कोई भी सिमेट्रिकल एसी वेवफॉर्म होगी, अगर मैं फुल साइकिल के लिए उसकी एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा तो फुल साइकिल के लिए आपके सिमेट्रिकल एसी की जो एवरेज वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। इसका मतलब कि अगर एसी मेरा सिमेट्रिकल होगा तो अगर आपसे कोई बोले कि उसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करिए तो हमेशा हाफ साइकिल के लिए सिमेट्रिकल एसी की एवरेज वैल्यू क्या की जाती है, कैलकुलेट की जाती है। वहीं जो असिमेट्रिकल एसी होता है, असिमेट्रिकल एसी की जो एवरेज वैल्यू होती है वो आपकी फुल साइकिल के लिए क्या की जाती है बेटा, कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, दूसरा आरएमएस वैल्यू की बात करेंगे तो जो आरएमएस वैल्यू होती है, चाहे वो सिमेट्रिकल एसी हो चाहे वो असिमेट्रिकल एसी हो, आपका कोई सा भी एसी वेवफॉर्म हो, उसकी जो आरएमएस वैल्यू होती है वो हमेशा फुल साइकिल के लिए हमेशा क्या की जाती है, कैलकुलेट की जाती है। उसके अलावा कई बार आपसे वेवफॉर्म में कुछ फैक्टर्स कैलकुलेट कराएगा। ठीक है, जैसे एक फैक्टर की अगर मैं बात करूं, कोई वेवफॉर्म दी है और आपसे बोला जाए कि वेवफॉर्म का पीक फैक्टर कैलकुलेट करिए, तो किसी भी वेवफॉर्म का जो पीक फैक्टर होता है वो होता है मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय आरएमएस वैल्यू। किसी भी एसी वेवफॉर्म का अगर मैं पीक फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए बोलूंगा तो पीक फैक्टर होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म डिवाइडेड बाय आरएमएस वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा दैट इज आपका फॉर्म फैक्टर के बारे में अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है, किसी भी वेवफॉर्म का अगर आप फॉर्म फैक्टर निकालेंगे तो फॉर्म फैक्टर होता है आरएमएस वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म। ठीक है, अब आप देखेंगे जो एवरेज वैल्यू होती है वो नेचर ऑफ द वेवफॉर्म पे डिपेंड करती है। अगर असिमेट्रिकल एसी होगा तो उसकी जो एवरेज वैल्यू है वो फुल साइकिल के लिए आप क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो असिमेट्रिकल एसी का फॉर्म फैक्टर जब कैलकुलेट करते हैं, चूंकि आपका फॉर्म फैक्टर होता है आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू, आपकी आरएमएस वैल्यू आप असिमेट्रिकल एसी के लिए फुल साइकिल के लिए कैलकुलेट करेंगे और आपका एवरेज वैल्यू भी असिमेट्रिकल एसी के लिए फुल साइकिल के लिए कैलकुलेट की जाती है। तो असिमेट्रिकल एसी का जब भी आप फॉर्म फैक्टर लिखेंगे तो आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू दोनों ही फुल साइकिल के लिए क्या होने वाली है, कैलकुलेट की जाने वाली। वहीं अगर मैं सिमेट्रिकल एसी के फॉर्म फैक्टर की बात करूंगा तो फॉर्म फैक्टर होता है आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू। ठीक है, अगर आप सिमेट्रिकल एसी की एवरेज वैल्यू निकालेंगे फुल साइकिल के लिए तो वो हमेशा 0 आ जाएगी, तो फॉर्म फैक्टर इनफाइनाइट आ जाएगा। लेकिन फॉर्म फैक्टर अगर मैं सिमेट्रिकल एसी का कैलकुलेट करूंगा तो फुल साइकिल के लिए कभी भी कैलकुलेट नहीं किया जाता। फॉर्म फैक्टर कैलकुलेट करने का फार्मूला होगा आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू। ठीक है, अब एवरेज वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे, एवरेज वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज वैल्यू कितनी साइकिल के लिए कैलकुलेट करेंगे, हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट करने वाले। कितनी साइकिल के लिए, सिमेट्रिकल एसी की जो एवरेज वैल्यू होती है वो कितनी साइकिल के लिए कैलकुलेट की जाती है बेटा, हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट की जाती है। तो आरएमएस वैल्यू भी आप जो है जब कैलकुलेट करेंगे फॉर्म फैक्टर निकालते समय सिमेट्रिकल एसी के लिए, वो भी कितने टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट करेंगे, हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट करेंगे। अब आप देखेंगे जो हाफ साइकिल के लिए आरएमएस वैल्यू होगी सिमेट्रिकल एसी के लिए वो किसके बराबर ही आएगी,
फुल साइकिल के लिए जो आपकी आरएमएस वैल्यू होती है उसके बराबर ही आने वाली है। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा मैंने आपको बताई हैं, इन सब चीजों को हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग जो है कुछ पैरामीटर्स वेव फॉर्म के कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग बेटा लेट थे आज, जो है जितने भी लोग आए हैं वो काफी लेट थे, आपको मैंने 9:20 का टाइम दिया था। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एवरेज और आरएमएस वैल्यू निकालने का फार्मूला मैं आपको बता चुका था। ठीक है, अब आपके वेव फॉर्म में कई बार आपसे कुछ फैक्टर्स कैलकुलेट कराएगा। पहला एक फैक्टर होगा जिसका नाम होगा पीक फैक्टर। आप अपनी वेव फॉर्म के पीक फैक्टर को कैलकुलेट करिए। तो पीक फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं? पीक फैक्टर को हम जो है पीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी भी वेव फॉर्म का जो पीक फैक्टर होता है, पीक फैक्टर इज नथिंग बट इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म डिवाइडेड बाई आरएमएस वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म। आरएमएस वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म के बराबर होती है। ठीक है, तो दिस इज द फार्मूला फॉर द पीक फैक्टर। तो अगर आप अपनी वेव फॉर्म के पीक फैक्टर को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो पीक फैक्टर आपकी जो वेव फॉर्म का होता है, पीक फैक्टर इज इक्वल टू होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म डिवाइडेड बाई आरएमएस वैल्यू। कई बार शॉर्ट में इसको लिख दिया जाता है मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो एक फैक्टर तो आपसे आपके क्वेश्चन में कैलकुलेट कराएगा, आप अपनी वेव फॉर्म का पीक फैक्टर निकालिए। पीक फैक्टर निकालने के लिए आपको वेव फॉर्म की मैक्सिमम वैल्यू मालूम होनी चाहिए और दूसरी आरएमएस वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा एक फैक्टर आपसे कैलकुलेट कराएगा आपके क्वेश्चन में, इसका नाम होगा दैट इज फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट में। और फॉर्म फैक्टर जो होता है, किसी भी वेव फॉर्म का जो फॉर्म फैक्टर होता है, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू आरएमएस वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म, आरएमएस वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म डिवाइडेड बाई एवरेज वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म। आरएमएस वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म डिवाइडेड बाई एवरेज वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म। शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं, फॉर्म फैक्टर किसी भी वेव फॉर्म की किसके बराबर होती है? दैट इज आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाई एवरेज वैल्यू, ठीक है, आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाई एवरेज वैल्यू। फॉर्म फैक्टर का फार्मूला होता है, किसी भी वेव फॉर्म की अगर आप फॉर्म फैक्टर निकालेंगे तो फॉर्म फैक्टर इक्वल टू होगा आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाई एवरेज वैल्यू। एक चीज थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये फार्मूला होता है, तो अगर मुझे किसी भी वेव फॉर्म का फॉर्म फैक्टर निकालना है तो मैं उस वेव फॉर्म की आरएमएस वैल्यू निकाल लूंगा और उसकी एवरेज वैल्यू निकाल लूंगा, और आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाई एवरेज वैल्यू ही आपकी क्या हो जाएगी? फॉर्म फैक्टर। लेकिन आप देखेंगे कि आपको दो टाइप की वेव फॉर्म दी होगी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, दो टाइप की वेव फॉर्म मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि कई बार जो है चीजें समझ में नहीं आती, फिर आपके माइंड में एक हमेशा डाउट रहता है। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक असिमेट्रिकल एसी है, फॉर asymmetrical AC। असिमेट्रिकल एसी की अगर मैं बात करूंगा, असिमेट्रिकल एसी की चाहे आप एवरेज वैल्यू निकालिए चाहे आरएमएस वैल्यू निकालिए, एवरेज वैल्यू भी हमेशा फुल साइकिल के लिए निकाली जाती है, आरएमएस वैल्यू भी हमेशा किस साइकिल के लिए? फुल साइकिल के लिए निकाली जाएगी। ठीक है, तो असिमेट्रिकल एसी के लिए आरएमएस वैल्यू हो या फिर एवरेज वैल्यू हो, वो दोनों ही कितनी साइकिल के लिए कैलकुलेट की जाएगी? फुल साइकिल के लिए
कैलकुलेट की जाएगी। अब दिक्कत आती है सिमेट्रिकल वेवफॉर्म के लिए, तो यहां तक पहले लिख लीजिए, फिर उसके बाद में सिमेट्रिकल एसी के फॉर्म फैक्टर को निकालने का तरीका आपको बता रहा हूं, ठीक है। सिमेट्रिकल एसी के फॉर्म फैक्टर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। असिमेट्रिकल एसी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास असिमेट्रिकल वेवफॉर्म है, ठीक है। असिमेट्रिकल वेवफॉर्म की जो आरएमएस वैल्यू है और जो एवरेज वैल्यू है, दोनों फुल साइकिल के लिए कैलकुलेट की जाती है। दोनों को मैं फुल साइकिल के लिए कैलकुलेट करूंगा और दोनों को डिवाइड करके मैं अपनी वेवफॉर्म के फॉर्म फैक्टर को कैलकुलेट कर लूंगा। लेकिन अगर सिमेट्रिकल एसी होगा, सिमेट्रिकल एसी होगा, उसके फॉर्म फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, नोट करिए बेटा जल्दी से। नोट करिए, कर लिया बेटा नोट, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिकल एसी के फॉर्म फैक्टर के बारे में, ध्यान से सुनिएगा बेटा। सिमेट्रिकल एसी का फॉर्म फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर सिमेट्रिकल एसी, फॉर सिमेट्रिकल एसी, सिमेट्रिकल एसी का फॉर्म फैक्टर निकालना, ठीक है। अब सिमेट्रिकल एसी हो चाहे असिमेट्रिकल हो, आरएमएस वैल्यू तो हमेशा फुल साइकिल के लिए कैलकुलेट की जाएगी। तो सिमेट्रिकल एसी है, आरएमएस वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं है। आरएमएस वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं वो कितनी साइकिल के लिए, कैलकुलेटेड फॉर फुल साइकिल, कैलकुलेटेड फॉर फुल साइकिल। आरएमएस वैल्यू तो फुल साइकिल के लिए कैलकुलेट की जाती है, लेकिन आपको मालूम है फुल साइकिल के लिए जो आरएमएस वैल्यू होगी, दैट इज आप फुल साइकिल के लिए आप अपनी सिमेट्रिकल एसी की आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और बेटा फुल साइकिल के लिए जो आरएमएस वैल्यू आएगी वही आरएमएस वैल्यू किसके लिए आएगी, आपकी हाफ साइकिल के लिए आएगी, ठीक है। दैट इज हाफ साइकिल के लिए भी आरएमएस वैल्यू सेम आएगी। मैं लिख देता हूं, आरएमएस वैल्यू आप हमेशा सिमेट्रिकल वेवफॉर्म के लिए फुल साइकिल के लिए कैलकुलेट करेंगे। एंड कल मैंने आपको बताया था आरएमएस वैल्यू फॉर full cycle is equal to RMS value for half cycle। फुल साइकिल को लेके जो आरएमएस वैल्यू आएगी वही आरएमएस वैल्यू वेवफॉर्म की हाफ साइकिल को लेके आएगी, ठीक है। अब सिमेट्रिकल एसी की ध्यान से सुनिएगा, बात करिएगा। अगर मैं सिमेट्रिकल एसी की बात करूं, जब मैं इसकी एवरेज वैल्यू निकालने जाऊंगा, एवरेज वैल्यू, अब एवरेज वैल्यू में दिक्कत है। अगर मैं सिमेट्रिकल एसी की एवरेज वैल्यू निकालूंगा तो एवरेज वैल्यू की जीरो, एवरेज वैल्यू की सिमेट्रिकल एसी की एवरेज वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है फॉर फुल साइकिल। और बेटा दैट इज आपकी सिमेट्रिकल एसी की जो एवरेज वैल्यू होती है फुल साइकिल के लिए कितनी होती है, जीरो, और हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट करते हैं, और बेटा फार्मूला क्या होता है, 1 हाफ टाइम पीरियड इंटीग्रेशन फॉर हाफ टाइम पीरियड वेवफॉर्म, दैट इज 1 by half time period integration for 1, that is half time period, that is V naught into dt. This is the formula for average value of a symmetrical waveform for half cycle। हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। जनरली आपकी सिमेट्रिकल एसी की फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू जीरो होती है, और हाफ साइकिल के लिए आप एवरेज वैल्यू को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब आप देखेंगे जरा, अब आपको सिमेट्रिकल एसी की क्या निकालनी है, फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर जब निकालेंगे तो दैट इज, अगर मान लीजिए मैं फुल साइकिल की बात करूंगा, फुल साइकिल के लिए आप अपनी सिमेट्रिकल एसी की आरएमएस वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन फुल साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है। तो जब मैं फुल साइकिल के लिए फॉर्म फैक्टर निकालूंगा सिमेट्रिकल एसी में, तो एवरेज वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो फॉर्म फैक्टर कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो याद रखिएगा हमेशा सिमेट्रिकल एसी के लिए जो फॉर्म फैक्टर होता है वो कभी भी फुल साइकिल के लिए कैलकुलेट नहीं किया जाता, क्योंकि अगर फुल साइकिल के लिए जब आप फॉर्म फैक्टर कैलकुलेट करने जाएंगे तो फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, जीरो, और जीरो रखते ही फॉर्म फैक्टर कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। तो कभी भी
कभी भी आप अपने सिमेट्रिकल एसी का फॉर्म फैक्टर जब कैलकुलेट करेंगे तो फुल साइकिल के लिए कैलकुलेट नहीं करते, ठीक है। हमेशा जब भी आप सिमेट्रिकल वेव फॉर्म होगी तो उसका जब फॉर्म फैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्म फैक्टर कैलकुलेट करते समय आरएमएस वैल्यू भी कितनी साइकिल के लिए कैलकुलेट करेंगे, हाफ टाइम पीरियड, और एवरेज वैल्यू भी कितने टाइम पीरियड के लिए, हाफ टाइम पीरियड। तो अब आप देखेंगे कि जब भी आपके पास सिमेट्रिकल एसी होगा, सिमेट्रिकल एसी के लिए फॉर्म फैक्टर जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो आरएमएस वैल्यू भी चाहिए कितनी साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए, और एवरेज वैल्यू भी कितनी साइकिल के लिए चाहिए, हाफ साइकिल के लिए। हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन जो आरएमएस वैल्यू है, जनरली हम क्या करते हैं, जो आरएमएस वैल्यू है हाफ साइकिल के लिए चाहिए, लेकिन सिमेट्रिकल एसी में हाफ साइकिल के लिए जो आरएमएस वैल्यू आएगी वही फुल साइकिल के लिए आ जाएगी। तो जनरली हम क्या करते हैं, यहाँ पर हाफ साइकिल पे आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट ना करके हम क्या कर लेते हैं, फुल साइकिल के लिए हमेशा आरएमएस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे जनरली जो है सिमेट्रिकल एसी के लिए, सिमेट्रिकल एसी के लिए जब भी मैं फॉर्म फैक्टर कैलकुलेट करूंगा तो हाफ टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट करूंगा। एवरेज वैल्यू भी हाफ टाइम पीरियड के लिए, आरएमएस वैल्यू भी हाफ टाइम पीरियड के लिए। हाफ टाइम पीरियड के लिए तो एवरेज वैल्यू यहां रख दूंगा, लेकिन हाफ टाइम पीरियड के लिए जो आरएमएस वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, दैट इज फुल साइकिल के लिए आरएमएस वैल्यू। तो यहां पर मैं हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट करके फुल साइकिल वाली आरएमएस वैल्यू रख दूंगा जो कि हाफ साइकिल के बराबर है। तो जनरली जो फार्मूला आपका बन जाता है, फॉर्म फैक्टर जब सिमेट्रिकल एसी के लिए निकाल देते हैं तो जो आरएमएस वैल्यू आप रखते हैं वो फुल साइकिल के लिए रख देते हैं, लेकिन एवरेज वैल्यू कितने के लिए रखते हैं, हाफ साइकिल। एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल, फुल साइकिल के लिए जो आरएमएस वैल्यू होगी वो किसके बराबर आएगी, हाफ साइकिल के बराबर। तो जनरली फार्मूले में हाफ साइकिल होता है, लेकिन हाफ साइकिल पे जो आरएमएस वैल्यू है वो फुल साइकिल की आरएमएस वैल्यू के बराबर है। तो चाहे हाफ साइकिल वाली आरएमएस वैल्यू रखो चाहे फुल साइकिल की आरएमएस वैल्यू रखो, बात क्या है, सेम है, उससे कोई फर्क आएगा नहीं, ठीक है। तो जनरली जो है जब मेरे पास सिमेट्रिकल वेवफॉर्म होगी, सिमेट्रिकल वेवफॉर्म का फॉर्म फैक्टर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आरएमएस वैल्यू आपको चाहिए हाफ साइकिल के लिए और एवरेज वैल्यू भी चाहिए हाफ साइकिल के लिए। एवरेज वैल्यू तो आप हाफ साइकिल के लिए यहां पर रख देंगे, लेकिन हाफ साइकिल के लिए जो आरएमएस वैल्यू की वैल्यू है वो किसके बराबर जाएगी, फुल साइकिल के बराबर आती है। तो जनरली हम क्या करते हैं, जब सिमेट्रिकल एसी का फॉर्म फैक्टर निकाल देते हैं तो आरएमएस वैल्यू हाफ साइकिल के लिए चाहिए, लेकिन जो आरएमएस वैल्यू हाफ साइकिल की आती है वो किसके बराबर आ जाती है, फुल साइकिल के लिए। तो जनरली हम जो है आरएमएस वैल्यू फुल साइकिल के लिए ही कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, और एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए रख देते हैं। उससे मेरा कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि जो वैल्यू हाफ साइकिल की आरएमएस वैल्यू की आएगी वही फुल साइकिल की आएगी। तो न्यूमरेटर आपका सेम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अगर मेरे पास असिमेट्रिकल एसी है, असिमेट्रिकल एसी है तो दोनों फुल साइकिल के लिए कैलकुलेट होंगे, लेकिन अगर सिमेट्रिकल एसी है तो दोनों हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट होंगे। हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू, हाफ साइकिल के लिए आरएमएस वैल्यू। लेकिन हाफ साइकिल के लिए जो आरएमएस वैल्यू होती है वो बराबर होती है किसके, फुल साइकिल के लिए, ठीक है। तो जनरली हम आरएमएस वैल्यू अलग से हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट नहीं करते, हम फुल साइकिल के लिए कैलकुलेट करते हैं। फुल साइकिल की जो आरएमएस वैल्यू आएगी वही हाफ साइकिल की आएगी। तो फुल साइकिल वाली रखे चाहे हाफ साइकिल वाली रखे, बात क्या है, सेम है। तो सिमेट्रिकल एसी के लिए फार्मूला याद रखेंगे, जब भी आप फॉर्म फैक्टर निकालेंगे तो फुल साइकिल ठीक है बेटा, चलिए मेरे ख्याल से पिक्चर ठीक आ गई है। तो आपको ध्यान रखना है जब आप सिमेट्रिकल एसी का फॉर्म फैक्टर निकालेंगे तो आप आरएमएस वैल्यू कितने टाइम पीरियड के लिए निकालेंगे, फुल टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि फुल टाइम पीरियड के जो आरएमएस वैल्यू है वही आपकी हाफ साइकिल के लिए, लेकिन एवरेज वैल्यू आप हाफ साइकिल के लिए रखते हैं। ये चीज हमेशा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। दैट इज जब भी आप सिमेट्रिकल एसी के लिए फॉर्म फैक्टर निकालेंगे तो आप हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू निकालेंगे और हाफ साइकिल के लिए आपको आरएमएस वैल्यू चाहिए, लेकिन हाफ साइकिल की जो आरएमएस वैल्यू होगी वही इसके बराबर होगी, फुल साइकिल के बराबर होगी। तो जनरली फुल साइकिल की आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू आप क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो जब भी मैं सिमेट्रिकल एसी का फॉर्म फैक्टर निकालूंगा तो फुल साइकिल के लिए आरएमएस वैल्यू निकालूंगा और हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकालने वाला हूं। याद रखिएगा बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा नेक्स्ट यहां पर एक और जो है फैक्टर पूछता है, दैट इज पीक टू पीक वैल्यू पूछ लेता है। वेवफॉर्म की पीक टू पीक वैल्यू कितनी है, ठीक है, वेवफॉर्म की पीक टू पीक वैल्यू।
किसी भी वेव फॉर्म की जो पीक टू पीक वैल्यू होती है उसकी वैल्यू होती है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म माइनस मिनिमम वैल्यू। मान लीजिए कोई एसी वेव फॉर्म है, ठीक है, कोई एसी वेव फॉर्म है, दिस इज योर एसी वेव फॉर्म, ठीक है। आपसे बोला जाए इसका मैक्सिमम वैल्यू ए है और मिनिमम वैल्यू मान लीजिए माइनस A/2 है। आपसे बोला जाए पीक टू पीक वैल्यू, तो पीक टू पीक वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का जो डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस ही आपका क्या कहलाता है? पीक टू पीक वैल्यू। दिस इज मैक्सिमम पीक एंड दिस इज मिनिमम पीक। पीक टू पीक मतलब मैक्सिमम पीक और मिनिमम पीक के बीच का जो डिफरेंस होगा, दैट डिफरेंस इज नोन एज ए पीक टू पीक वैल्यू, ठीक है। तो पीक टू पीक वैल्यू कभी भी किसी भी वेव फॉर्म की निकालनी है तो दैट इज नथिंग बट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म। तीसरा स्टैंडर्ड फार्मूला जो पूछा जाता है वेव फॉर्म में, पीक टू पीक वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म, पीक टू पीक वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म, ठीक है। पीक टू पीक वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म। तो पीक टू पीक वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए एक वोल्टेज की वेव फॉर्म है, उसकी पीक टू पीक वैल्यू निकालनी है, तो वोल्टेज की वेव फॉर्म को पीक टू पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे वी पी पी, दैट इज पीक टू पीक वोल्टेज वैल्यू, ठीक है। पीक टू पीक को ऐसे लिखते हैं P डैश P, तो दैट इज रिप्रेजेंट द पीक टू पीक वैल्यू, ठीक है। तो किसी भी वेव फॉर्म की जो पीक टू पीक वैल्यू होती है, दैट इज मान लीजिए वोल्टेज की मैं पीक टू पीक वैल्यू निकालने जा रहा हूं, तो वोल्टेज की पीक टू पीक वैल्यू क्या होगी? वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू माइनस वोल्टेज की मिनिमम वैल्यू, ठीक है। मान लीजिए करंट की वेव फॉर्म दी है और करंट की वेव फॉर्म की आप पीक टू पीक वैल्यू निकालना चाहते हैं, करंट की पीक टू पीक वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ द करंट। तो दिस इज नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन IPP किसको? करंट की पीक टू पीक वैल्यू। करंट की पीक टू पीक वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ द करंट। VPP का मतलब वोल्टेज की पीक टू पीक वैल्यू, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, ठीक है। अब चलिए सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, एक बार फॉर्म फैक्टर इंपॉर्टेंट है। फॉर्म फैक्टर जब भी आप सिमेट्रिकल वेव फॉर्म का निकालेंगे, फॉर्म फैक्टर जब भी आप सिमेट्रिकल वेव फॉर्म का निकालेंगे तो आरएमएस वैल्यू आप फुल टाइम पीरियड के लिए रख देते हैं और एवरेज वैल्यू आप जो है हाफ टाइम पीरियड के लिए रख देते हैं, ठीक है। आरएमएस वैल्यू फुल टाइम पीरियड के लिए, एवरेज वैल्यू हाफ टाइम पीरियड के लिए। एक्चुअली हाफ हाफ के लिए होता है, आरएमएस वैल्यू भी हाफ और एवरेज वैल्यू भी हाफ, ठीक है। अब आप देखेंगे हाफ टाइम पीरियड की जो आरएमएस वैल्यू होती है उसकी वैल्यू फुल साइकिल के लिए आरएमएस वैल्यू के बराबर, तो चाहे हाफ साइकिल के लिए चाहे रखो चाहे फुल साइकिल के लिए, बात क्या है? सेम है। जनरली हम फुल साइकिल के लिए कैलकुलेट करते हैं आरएमएस वैल्यू, तो जनरली हम फार्मूले में क्या कर देते हैं? फुल साइकिल के लिए आरएमएस वैल्यू को रख देते हैं, हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि सिमेट्रिकल वेवफॉर्म के लिए फुल साइकिल के लिए जो आरएमएस वैल्यू होगी वही वैल्यू आपकी हाफ साइकिल के लिए होगी। तो बात क्या रहती है बेटा? सेम रहती है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अगर असिमेट्रिकल वेवफॉर्म है तो फुल साइकिल की आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय फुल साइकिल की एवरेज वैल्यू, लेकिन अगर सिमेट्रिकल वेवफॉर्म है तो जब फॉर्म फैक्टर निकालेंगे तो फुल साइकिल की आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय हाफ साइकिल के लिए आपका एवरेज वैल्यू, ठीक है। चलिए, तो यहां से हम लोग अपनी स्टैंडर्ड वेवफॉर्म के जो है एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक टू दैट इज आपका पीक फैक्टर, ये सारी की सारी चीजें हम लोग क्या करने जा रहे हैं बेटा? कैलकुलेट करने जा रहे हैं। कुछ 7 से 8 वेव फॉर्म है, स्टैंडर्ड वेव फॉर्म है, उनके सारे के सारे बेटा रिजल्ट आपको याद होने चाहिए, क्योंकि जब आप मेजरमेंट में पढ़ेंगे तो ये सारे के सारे रिजल्ट आपको यूज आएंगे। चलिए, स्टैंडर्ड वेव फॉर्म हेडिंग डाल लीजिए। स्टैंडर्ड वेव फॉर्म कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वैल्यू कॉमा आरएमएस वैल्यू कॉमा
पीक फैक्टर कॉमा फॉर्म फैक्टर एंड पीक टू पीक वैल्यू एंड पीक टू पीक वैल्यू। स्टैंडर्ड वेव फॉर्म के एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर एंड पीक टू पीक वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, पहली जो वेव फॉर्म है वो आपके पास है परफेक्ट डीसी या फिर आइडियल डीसी। आइडियल डीसी की एवरेज वैल्यू कितनी होती है, आरएमएस वैल्यू कितनी होती है, फॉर्म फैक्टर कितना होता है और आपका पीक फैक्टर कितना होता है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो नाउ आई कैन बी ड्रॉ द वेव फॉर्म ऑफ द आइडियल डीसी। आइडियल डीसी की मैं वेव फॉर्म पहले बना रहा हूं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जो मैं डीसी कंसीडर कर रहा हूं दैट इज, जो वोल्टेज ले रहा हूं दैट इज आपका, जो डीसी ले रहा हूं दैट इज वोल्टेज आई कैन बी कंसीडर। ठीक है, डीसी वोल्टेज कंसीडर कर रहा हूं और इस डीसी वोल्टेज का वेरिएशन में किसके रिस्पेक्ट में ड्रॉ कर रहा हूं, टाइम के रिस्पेक्ट में ड्रॉ कर रहा हूं। टी लिखा है दैट इज टाइम के रिस्पेक्ट में। एक मैं वी नॉट टी वोल्टेज है, वी नॉट टी किसको रिप्रेजेंट करेगा, वी नॉट टी रिप्रेजेंट करेगा डीसी वोल्टेज को। ठीक है, दैट इज डीसी वोल्टेज को और उसका वेरिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, और ये कैसा डीसी है, आइडियल डीसी। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं, पहली जो वेव फॉर्म मैं कंसीडर कर रहा हूं दैट इज आइडियल डीसी। आइडियल डीसी या फिर परफेक्ट डीसी की बारे में बात करें, परफेक्ट डीसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर जो हमने वोल्टेज वी नॉट कंसीडर किया, वी नॉट टी रिप्रेजेंट कर रहा है आइडियल डीसी या फिर परफेक्ट डीसी को। ठीक है, नाउ दिस इज द वेव फॉर्म। यहां पर जो मैं डीसी कंसीडर करूं आइडियल फिर परफेक्ट डीसी, उसका जो मैग्नीट्यूड है ए यूनिट का आइडियल डीसी या फिर परफेक्ट डीसी कंसीडर किया। नाउ दिस इज नथिंग बट द, कितनी यूनिट का आइडियल या फिर परफेक्ट डीसी है, ए यूनिट का। कितने यूनिट का, ए यूनिट का आइडियल डीसी मैंने कंसीडर किया है। नाउ दिस इज द लेंथ इज ए, दिस लेंथ इज ए, और इस आइडियल डीसी का जो वेरिएशन मैंने ड्रॉ किया वो किसके रिस्पेक्ट में ड्रॉ किया बेटा, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या किया है बेटा, ड्रॉ किया है। ठीक है, अब पहली चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, जो आइडियल डीसी होता है उसका फंडामेंटल टाइम पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन आइडियल डीसी का टाइम पीरियड एग्जिस्ट करता है, और टाइम पीरियड आप क्या कर सकते हैं बेटा, कोई भी वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला कि फंडामेंटल टाइम पीरियड, फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होता है, आप लोग मुझे बताएं कि फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होता है बेटा। व्हाट इज द फंडामेंटल टाइम पीरियड, किसी भी वेव फॉर्म का फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होता है, फंडामेंटल टाइम पीरियड, व्हाट इज द फंडामेंटल टाइम पीरियड। फंडामेंटल टाइम पीरियड वो मिनिमम टाइम होता है जिसके बाद फंक्शन अपनी वैल्यू को क्या करना स्टार्ट करता है, रिपीट करना स्टार्ट करता है। इसको मैं समझाने की एक बार कोशिश करता हूं, जैसे फॉर साइनोसोडल वेवफॉर्म, ध्यान से सुनिए बेटा, साइनोसोडल वेवफॉर्म के बारे में हम लोग बात करते हैं। बोर्ड में देखिएगा बेटा, ये वर्ड आपने बहुत कम ही सुना होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर साइनोसोडल वेवफॉर्म कंसीडर कर रहा हूं। नाउ दिस इज 0, this is pi, this is 2 pi, this is 3 pi, this is 4 pi, this is 5 pi and this is 6 pi. Now this is omega t। ठीक है, तो आप बात करेंगे, अगर मैं आपसे बोलूं, हाँ प्रीति जी बोल रही हैं जिसमें वो परफेक्ट 2 साइकिल कंप्लीट कर ले, बिल्कुल आप जो कहना चाहती हैं वो बिल्कुल ही करेक्ट है। देखिए, टाइम पीरियड और फंडामेंटल टाइम पीरियड में अंतर होता है। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड वो टाइम होता है जिसके बाद फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। तो आप देखेंगे कि अगर मैं बात करूं जो साइनोसोडल है वो कितनी देर के बाद, 2 पाई के बाद, 2 पाई के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है, तो 2 पाई इसका कौन सा टाइम है, टाइम पीरियड है। लेकिन कोई बोले कि नहीं सर जो है मुझे तो ये लग रहा है कि बेटा दैट इज 4 पाई के बाद, अगर कोई बोले कि सर हर 4 पाई के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है, कोई बोले कि नहीं सर मुझे तो ये हर 4 पाई के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है, तो 4 पाई भी इसका क्या है, टाइम पीरियड।
6 पाई भी इसका क्या है, टाइम पीरियड। तो आप देखेंगे जो टाइम पीरियड है 2 पाई भी इसका एक टाइम पीरियड है, 4 पाई भी एक टाइम पीरियड है, 6 पाई भी एक टाइम पीरियड है। कोई बंदा बोले कि सर 2 पाई के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है, कोई दूसरा लड़का बोले कि नहीं सर मुझे तो 4 पाई के बाद, कोई बोले सर मुझे 6 पाई के बाद, हर 6 पाई के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है। कोई चौथा बंदा बोले कि सर मुझे तो हर 8 पाई के बाद लग रहा है कि, रुक गया क्या वीडियो? वीडियो तो मेरे ख्याल से चल रहा है बेटा, वीडियो तो बेटा चल रहा है। आपका आवाज आ रहा है बेटा? आवाज और वीडियो क्लियर है? ठीक है। तो आप देखेंगे कि 4 बंदे बोले, तो मान लीजिए पहला लड़का बोल रहा है कि सर इसका टाइम पीरियड मुझे 2 पाई लग रहा है, हर 2 पाई के बाद ये अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है। लेकिन कोई बंदा ये भी तो बोल सकता है सर हर 4 पाई के बाद ये अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है, तो दूसरे लड़के के लिए टाइम पीरियड 4 पाई है। तीसरा लड़का बोल सकते हैं कि हर 6 पाई के बाद सर मुझे वेवफॉर्म दिख रही है कि अपनी वैल्यू को रिपीट करता है, 6 पाई भी इसका क्या होगा, टाइम पीरियड। और चौथा बच्चा बोल सकता है कि सर हर 8 पाई के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है। तो आप देखेंगे कि आपका जो है 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, ये सारे इसके क्या होंगे, टाइम पीरियड होंगे। लेकिन फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होगा? फंडामेंटल वो मिनिमम टाइम होता है जिसके बाद फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट करना स्टार्ट करता है। तो 6 पाई इसका टाइम पीरियड है, 4 पाई भी इसका टाइम पीरियड है, लेकिन दैट इज 2 पाई। आप देखेंगे दैट इज फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या है? फंडामेंटल टाइम पीरियड वो मिनिमम टाइम होता है जिसके बाद फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट करना है। तो वो मिनिमम टाइम जिसके बाद ये साइनोसोडल वेवफॉर्म अपनी वैल्यू को रिपीट करना स्टार्ट करेगा, वो मिनिमम टाइम इसका क्या कहलाएगा, फंडामेंटल। तो आप देखेंगे अगर बात किया जाए जो 2 पाई है, इसी 2 पाई के बाद ये फंक्शन अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो 2 पाई जो होगा ये इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड होगा। बाकी 2 दैट इज 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, दैट इज 10 पाई, 12 पाई, ये इसके टाइम पीरियड होंगे। तो 2 पाई आपका कौन सा टाइम पीरियड है? 2 पाई वो मिनिमम टाइम है जिसके बाद फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट करे। तो 2 पाई इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड है, लेकिन दैट इज 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, ये सारे के सारे इसके टाइम पीरियड होने वाले हैं। तो फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होता है? फंडामेंटल टाइम पीरियड वो मिनिमम टाइम होता है जिसके बाद फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट करना स्टार्ट करता है, उस मिनिमम टाइम को बोलते हैं फंडामेंटल टाइम पीरियड। ठीक है। और टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड वो टाइम होता है जिसके बाद फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। इसमें मिनिमम वर्ड मैंने नहीं बोला, तो जिस टाइम के बाद फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट करना स्टार्ट करेगा उसको बोलेंगे टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड 4 पाई भी मान सकते हैं, 6 पाई भी मान सकते हैं, 8 पाई भी मान सकते हैं, 10 पाई, इनके बाद ही फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट करा है। लेकिन 4 पाई वो मिनिमम टाइम नहीं है, 4 पाई से कम करेंगे तो 2 पाई वो मिनिमम टाइम है जिसके बाद फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। तो 2 पाई आपके साइनोसोडल का फंडामेंटल टाइम पीरियड होगा। 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, ये सारे के सारे क्या होंगे, फंक्शन के टाइम पीरियड होने वाले हैं। ठीक है। तो आप यहां पर मैं बात कर रहा हूं, डिफिनीशन लिख देता हूं बेटा, दैट इज फंडामेंटल टाइम पीरियड के डिफिनीशन। फंडामेंटल टाइम पीरियड साइड में कहीं लिख लीजिएगा बेटा, फंडामेंटल टाइम पीरियड। फंडामेंटल टाइम पीरियड कौन सा टाइम पीरियड होता है? इट इज द मिनिमम टाइम पीरियड, इट इज द मिनिमम टाइम, इट इज द मिनिमम टाइम after which the function repeats its value। वो मिनिमम टाइम जिसके बाद फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट करना स्टार्ट करता है, वही मिनिमम टाइम आपका फंडामेंटल टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक है। टाइम पीरियड क्या होते हैं? टाइम पीरियड वो टाइम होते हैं जिसके बाद फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट करता हुआ दिखे। तो अगर मैं डीसी की बात करूं तो आप देखेंगे, हाँ सर निधि को ऐड कर दीजिए, 1 मिनट बेटा, उनसे बोलिए कि मुझे रिक्वेस्ट भेजे, मेरे पास रिक्वेस्ट नहीं आई है, रिक्वेस्ट आएगी तो आई कैन बी एडेड। ठीक है, चलिए उनसे बोलिए रिक्वेस्ट भेज दें तो मैं ऐड कर दूंगा।
चलिए, तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं आइडियल डीसी के लिए। तो आप देखेंगे आइडियल डीसी के लिए कोई ये बोले कि सर मुझे इस आइडियल डीसी, ये जो आइडियल डीसी है, किसी को लग सकता है कि एक सेकंड बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करा। मान लीजिए अगर मैं बात करूं 1 सेकंड की, अगर मैं बात करूं 1 सेकंड, आपका जो डीसी होता है, डीसी हमेशा ध्यान रखेंगे पीरियोडिक सिग्नल है, ठीक है। डीसी कैसा सिग्नल होता है? आइडियल डीसी एक पीरियोडिक सिग्नल होता है। कोई बंदा बोले कि सर, किसी एक बंदे को, पहले बंदे को बोला तो उसको लग रहा है कि सर मुझे तो ये लग रहा है कि मान लो ये 1 सेकंड है, दिस इज 1 सेकंड, ये दूसरा सेकंड है, दिस इज 2 सेकंड, ये 3 सेकंड है। तो कोई बंदा बोल सकता है कि सर मुझे इस डीसी का टाइम पीरियड तो आपका क्या लग रहा है? 1 सेकंड। ये हर 1 सेकंड के बाद अपनी वैल्यू को क्या करता जा रहा है? रिपीट करता जा रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं एक दूसरा बंदा है, तो कोई दूसरा बंदा बोल सकता है कि सर मुझे तो हर 2 सेकंड बाद ही अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। 2 सेकंड भी इसका क्या है? टाइम पीरियड। 3 सेकंड की बात की, 3 सेकंड भी इसका क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड। तो आप देखेंगे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ये सारे सारे इसके क्या है? टाइम पीरियड। क्या वो मिनिमम टाइम बता सकते हैं जिसके बाद ये फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा? मान लीजिए मैं 1 सेकंड से कम करूं, 1 सेकंड से जब मैं वैल्यू को घटाता जाऊंगा, मान लीजिए घटा के मैंने इसको हाफ कर दिया, दैट इज अगर मैं 1 से हटा के हाफ पे आ जाऊंगा, तो कोई बोले कि सर हाफ सेकंड इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड है, मुझे तो हर हाफ सेकंड बाद ही वैल्यू। आप देखेंगे फंडामेंटल टाइम पीरियड का वो मिनिमम टाइम, आप देखेंगे कोई जो है हाफ सेकंड भी इसका टाइम पीरियड बोल सकता है, 1/4 भी इसका टाइम पीरियड बोल सकता है, दैट इज 1/4 भी इसका क्या होगा? टाइम पीरियड होगा। अगर मैं इस टाइम को घटाते घटाते, दैट इज 0.1 सेकंड भी इसका टाइम पीरियड होगा। हर 0.1 सेकंड के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करता हुआ दिखेगा। लेकिन आप देखेंगे क्या वो मिनिमम टाइम बता सकते हैं जिसके बाद फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट कर पाए? बिल्कुल नहीं। तो आप देखेंगे जो आपका आइडियल डीसी होता है उसका फंडामेंटल टाइम पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता। वो मिनिमम टाइम आप नहीं बता सकते जिसके बाद ही अपनी फंक्शन की वैल्यू को रिपीट करना स्टार्ट करे। अगर आप कोई वैल्यू बता दे 0.001, ठीक है, तो मैं उससे छोटा टाइम भी बता दूंगा कि सर 0.0001 सेकंड के बाद भी अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो आप देखेंगे जो आइडियल डीसी है, आइडियल डीसी के लिए वो मिनिमम टाइम आप कभी नहीं बता पाएंगे जिसके बाद अपनी फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा होगा। तो आइडियल डीसी का फंडामेंटल टाइम पीरियड एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन इसका टाइम पीरियड एग्जिस्ट कर सकता है। 1 सेकंड भी इसका एक टाइम पीरियड है, 2 सेकंड भी इसका एक टाइम पीरियड है, 3 सेकंड भी इसका एक टाइम पीरियड है, हाफ सेकंड भी इसका टाइम पीरियड है, 1/4 सेकंड भी इसका टाइम पीरियड है। तो आपका जो है, जो आइडियल डीसी होता है उसका फंडामेंटल टाइम पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इसका टाइम पीरियड एग्जिस्ट करता है। आप इसके टाइम पीरियड को 1 सेकंड भी मान सकते हैं, हाफ सेकंड भी मान सकते हैं, 1/4 सेकंड भी मान सकते हैं, 2 सेकंड भी मान सकते हैं, 3 सेकंड। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार या फिर क्वेश्चन के अनुसार परफेक्ट डीसी का टाइम पीरियड कोई सा भी नंबर मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर मैं 2 पॉइंट लिख रहा हूं बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो आइडियल डीसी होता है उसका फंडामेंटल टाइम पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन आइडियल डीसी का टाइम पीरियड हमेशा क्या होता है? एग्जिस्ट करता है। और आप इसके टाइम पीरियड को कोई सा भी नंबर मान सकते हैं, 1 सेकंड, 2 सेकंड, हाफ सेकंड, 1/4 सेकंड, 1/3 सेकंड, कुछ भी। क्वेश्चन के अनुसार आप कुछ भी टाइम पीरियड दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां मैं लिख देता हूं दैट इज आइडियल डीसी के बारे में। पहला चीज आपको क्लियर होना चाहिए, आइडियल डीसी का टाइम पीरियड एग्जिस्ट करता है। टाइम पीरियड एग्जिस्ट करने का मतलब अपनी वैल्यू को क्या करता है बेटा? रिपीट करता है। तो पहली चीज क्लियर होनी चाहिए, जो आइडियल डीसी है वो आपका पीरियोडिक सिग्नल है। कैसा सिग्नल है? पीरियोडिक सिग्नल। तो लिख रहा हूं बेटा, ए आइडियल डीसी इज ए पीरियोडिक सिग्नल। कैसा सिग्नल है? पीरियोडिक सिग्नल है, ठीक है। ये आपका एक पीरियोडिक सिग्नल है। दूसरे की अगर मैं बात करूंगा, आइडियल डीसी का आपका फंडामेंटल टाइम पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता। फंडामेंटल टाइम पीरियड of an ideal DC does not exist। आइडियल डीसी का फंडामेंटल टाइम पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता, बट आइडियल डीसी का टाइम पीरियड एग्जिस्ट करता है। बट
time period is exist, but time period of ideal DC is exist. अगर इसका टाइम पीरियड एग्जिस्ट करता है, और इसका टाइम पीरियड आप अपने अनुसार कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, आप अपने अनुसार क्वेश्चन में इसका टाइम पीरियड 1 सेकंड ले लीजिए, 2 सेकंड लीजिए, हाफ सेकंड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट द टाइम पीरियड ऑफ आइडियल डीसी इज एग्जिस्ट एंड इट कैन बी टेक एनी वैल्यू, कोई सा भी वैल्यू आप मान सकते हैं। आइडियल डीसी का टाइम पीरियड आप कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पहली चीज ये क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आइडियल डीसी होता है वो सिमेट्रिकल वेवफॉर्म होता है कि असिमेट्रिकल, बताएं। जो आइडियल डीसी है वो सिमेट्रिकल है कि असिमेट्रिकल? हाँ, असिमेट्रिकल, क्योंकि आप देखेंगे सिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल के बताने के लिए पॉजिटिव और निगेटिव एरिया कंपेयर करेंगे। आपके डीसी में केवल पॉजिटिव एरिया होगा, तो पॉजिटिव एरिया फाइनाइट आएगा, उसका मैग्नीट्यूड, निगेटिव एरिया 0 आएगा, तो पॉजिटिव एरिया का मैग्नीट्यूड निगेटिव एरिया के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं है। तो आपका जो आइडियल डीसी होता है वो आपका कैसी वेवफॉर्म होता है बेटा? ये आपका असिमेट्रिकल वेवफॉर्म होता है। दिस इज सिमेट्रिकल वेवफॉर्म। कैसी वेवफॉर्म है बेटा? ये असिमेट्रिकल वेवफॉर्म है। अगर सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल आपको मालूम चल गया, तो आप जब जो है असिमेट्रिकल वेवफॉर्म है तो इसकी एवरेज और आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फुल साइकिल के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फुल साइकिल के लिए कैलकुलेट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जो है आपको क्या करना है, अपने आइडियल डीसी की आपको क्या करनी है बेटा? एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपको इसका टाइम पीरियड मानना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं अपने आइडियल डीसी की एवरेज और आरएमएस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आप टाइम पीरियड कंसीडर करेंगे, और मैं इसका टाइम पीरियड कुछ भी कंसीडर कर सकता हूं। तो फॉर एग्जांपल आई कैन बी कंसीडर द टाइम पीरियड इज टी। तो यहां तक पहले लिख लीजिए, उसके बाद मैं मिटार के आगे लिखना स्टार्ट करता हूं। डन हो गया बेटा? चलो, एक मिनट बेटा। चलिए, तो नाउ अब आप क्या करेंगे, आप इसका एवरेज और आरएमएस वैल्यू कंसीडर करने के लिए सर टाइम पीरियड कंसीडर करते। फॉर एग्जांपल मैं जो है अपने इस आइडियल डीसी का टाइम पीरियड कितना कंसीडर कर रहा हूं? टी। कुछ भी कंसीडर कर सकता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ आई कैन बी कंसीडर द टाइम पीरियड इज टी। ये जो मेरे पास आइडियल डीसी है, इसका मैंने टाइम पीरियड कितना कंसीडर किया बेटा? आई कैन बी कंसीडर द टाइम पीरियड इज टी। नाउ दिस इज द टाइम पीरियड, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द वेवफॉर्म। मैंने अपने आइडियल डीसी का टाइम पीरियड बेटा कितना कंसीडर कर लिया है? टी कंसीडर कर लिया। कुछ भी मान सकता हूं तो टी मान लिया। चलिए, अब आप अपने इस आइडियल डीसी का जो है क्या करने वाले हैं? एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है बेटा एवरेज वैल्यू का? तो यहां तक आप लोगों ने लिख लिया, आप लोगों ने डन लिख दिया था। इस चीज को मैं मिटा रहा हूं, क्योंकि आपका जो वेरिएशन वो टाइम के रिस्पेक्ट में दिया है, तो फार्मूला भी आप टाइम के रिस्पेक्ट में ही लिखने वाले हैं, ठीक है। तो आपकी किसी भी वेवफॉर्म की एवरेज वैल्यू का फार्मूला क्या होगा? दैट इज आपको अपने वेवफॉर्म V नॉट टी, दैट इज आप अपने वोल्टेज की वेवफॉर्म की एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो एवरेज वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म इज नथिंग बट गिवन बाय द फार्मूला 1 टाइम पीरियड इंटीग्रेशन फॉर 1 टाइम पीरियड, दैट इज V नॉट टी। क्योंकि आपको जो वोल्टेज है उसका वेरिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में दिया है, तो इंटीग्रेशन भी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? टाइम के रिस्पेक्ट में। क्योंकि वेरिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में है तो इंटीग्रेशन भी टाइम के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? दिस इज द फार्मूला फॉर द एवरेज वैल्यू। आपके वोल्टेज की वेवफॉर्म की एवरेज वैल्यू निकालने का फार्मूला ये है, ठीक है।
चलिए, तो मैं यहाँ पर सारी की सारी वैल्यू रख रहा हूँ। तो आपके जो वोल्टेज की वोल्टेज दैट इज वी नॉट, जो कि आइडियल डीसी है, वी नॉट रिप्रेजेंट कर आइडियल डीसी की जो एवरेज वैल्यू आएगी दैट इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना मान रखा है बेटा, दैट इज कैपिटल टी मान रखा है। इंटीग्रेशन फॉर वन टाइम पीरियड, इंटीग्रेशन फॉर वन टाइम पीरियड, आपको एक टाइम पीरियड के लिए इंटीग्रेशन करना है, तो एक टाइम पीरियड से इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 से t मान लेता हूं, दैट इज 0 से t, दिस इज 0 से t, ठीक है। अब आप देखेंगे इस एक टाइम पीरियड में, दैट इज इस एक टाइम पीरियड में, दैट इज इंटीग्रेशन फॉर वन टाइम पीरियड v नॉट t इंटू dt। नाउ दिस इज द फार्मूला। अब जरा ध्यान से देखेंगे, जब आप इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करेंगे तो 0 से t में जो आपका वोल्टेज है उसकी आपको क्या करनी पड़ेगी, वैल्यू ली। 0 से t में, 0 से कैपिटल T के बीच में, 0 से लेके कैपिटल T के बीच में आपका जो वोल्टेज आइडियल डीसी है उसकी वैल्यू कितनी है बेटा, उसकी वैल्यू कितनी है 8। तो जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको हमेशा फंक्शन का रिक्वायरमेंट होगा। 0 से t के बीच में आपके फंक्शन की वैल्यू कितनी है, उस फंक्शन की वैल्यू के यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे 0 से t के बीच में जो आपका आउटपुट वोल्टेज है दैट इज v नॉट t, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, दैट इज a। दैट फंक्शन यू कैन बी ऑलवेज रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो भी चीज रखते हैं फंक्शन किसका होना चाहिए, t का फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो कांस्टेंट है, तो बात सेम है, ठीक है। तो दैट इज यहाँ पर मैं वैल्यू रख रहा हूँ, दैट इज एवरेज वैल्यू का फार्मूला का 1 अपॉन टाइम पीरियड इंटीग्रेशन फॉर वन टाइम पीरियड दैट इज 0 से t। 0 से t के बीच में आपके आउटपुट वोल्टेज जैसे 0 से t के बीच में ये जो आपके पास परफेक्ट डीसी है v नॉट t, उसकी वैल्यू कितनी है बेटा a, तो मैंने वैल्यू रख दी a इंटू dt, दिस इज लाइक दिस। अब a तो एक कांस्टेंट नंबर है, a कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई कैपिटल T इंटीग्रेशन 0 से t दैट इज 1 इंटू dt। 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई कैपिटल T इंटू 1 का इंटीग्रेशन होगा t और लिमिट लगा देंगे 0 से लेके कैपिटल T, और जब लिमिट को रखेंगे तो दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो नाउ मैं यहां पर कैलकुलेट करता हूं, वहां पर जगह खत्म हो गई। तो आपके आइडियल डीसी की जो एवरेज वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई कैपिटल T, लिमिट रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नाउ दिस इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई कैपिटल T इंटू कैपिटल T, t से t कट जाएगा तो दैट इज नथिंग बट द a। तो आपके आइडियल डीसी की जो एवरेज वैल्यू होती है वो आपकी किसके बराबर आ रही है, a के। अगर आप a यूनिट का ध्यान से देखिएगा, a यूनिट का डीसी, अगर a यूनिट का आइडियल डीसी देंगे तो उसकी एवरेज वैल्यू भी आपकी डीसी की वैल्यू के बराबर आने वाली है। यहां पर जो मैंने डीसी कंसीडर किया था कितने यूनिट का, a यूनिट का कंसीडर किया था। यहां पर जो मैंने डीसी कंसीडर किया था a यूनिट का कंसीडर किया था। तो जितने यूनिट का डीसी होगा, जितने यूनिट का डीसी होगा उतनी ही उसकी कौन सी वैल्यू आएगी, एवरेज वैल्यू। तो किसी भी आइडियल डीसी की जो एवरेज वैल्यू होती है वो आपकी आइडियल डीसी की वैल्यू के बराबर ही आती है। यहां पर जो आइडियल डीसी कंसीडर किया था उसकी वैल्यू थी a, तो अगर मैं इस आइडियल डीसी की एवरेज वैल्यू निकालूंगा तो आपके आइडियल डीसी की वैल्यू के ही बराबर आने वाली है जो कि a होने वाला है। तो आइडियल डीसी की एवरेज वैल्यू उसकी वैल्यू के ही बराबर होती है। अगर मैं a यूनिट का आइडियल डीसी लूंगा तो उसकी एवरेज वैल्यू भी a यूनिट के बराबर। अगर 5 यूनिट का आइडियल डीसी लूंगा तो उसकी एवरेज वैल्यू भी आपकी आइडियल डीसी की वैल्यू जो कि 5 है, 5 के बराबर ही आएगी, ठीक है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो दिस इज नथिंग बट द वन रिजल्ट। तो आइडियल डीसी की एवरेज वैल्यू डीसी, जितने यूनिट का डीसी लेंगे उसी के बराबर आने वाली। जितने भी यूनिट का आप डीसी लेंगे उसकी एवरेज वैल्यू डीसी वैल्यू के ही बराबर आएगी, ठीक है। जितने यूनिट का आपने डीसी लिया होगा उसकी एवरेज वैल्यू भी उतनी ही आने वाली है, ठीक है। दूसरा आरएमएस वैल्यू के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आरएमएस वैल्यू, आइडियल डीसी की एवरेज वैल्यू डीसी की ही वैल्यू के बराबर आएगी। अब आप मुझे इस आइडियल डीसी की आरएमएस वैल्यू निकालना है। हो गया बेटा, आगे चले। चलो इस चीज को शॉर्टकट से भी हम लोग करने की कोशिश करते हैं। अगर मेरे पास आइडियल डीसी है उसकी एवरेज वैल्यू निकालने का शॉर्टकट, ठीक है। सारी चीजें साथ में पढ़ते चलेंगे तो आपको चीजें आसान होती जाएंगी, ठीक है। चलिए, अगर मेरे पास एक आइडियल डीसी है उसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे
तो जितने यूनिट का आपने डीसी कंसीडर होगा उतनी ही उसकी एवरेज वैल्यू होने वाली है। ठीक है, शॉर्टकट से इस चीज को कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, शॉर्टकट से भी निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप देखेंगे एवरेज वैल्यू निकालने का शॉर्टकट क्या होता है, दैट इज एवरेज वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, दैट इज इंटीग्रेशन फॉर वन टाइम पीरियड जो कि 0 से t लिया था, दैट इज v नॉट t इंटू dt। इस फार्मूले को आप लिख सकते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन 0 से t v नॉट t इंटू dt डिवाइडेड बाई t। और बेटा इस इंटीग्रेशन को जब आप लिखेंगे तो इंटीग्रेशन मींस क्या होता है, दैट इज एरिया, इंटीग्रेशन मींस एरिया, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व इन विच टाइम पीरियड, वन टाइम पीरियड। तो दैट इज ये इंटीग्रेशन बता रहा है, दैट इज आपका वोल्टेज का कर्व टाइम एक्सिस साथ एक टाइम पीरियड में जो एरिया बाउंड कर उस एरिया को किससे डिवाइड करिए, टाइम पीरियड, या फिर बोल सकते हैं इंटीग्रेशन मींस एरिया, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व ड्यूरिंग विच टाइम पीरियड, वन टाइम पीरियड। तो एक टाइम पीरियड में जो आपका वेव फॉर्म है वो कितना एरिया बाउंड करे उस एरिया को किससे डिवाइड कर दिए, टाइम पीरियड, तो भी आपको वेव फॉर्म की कौन सी वैल्यू मिल जाएगी, एवरेज वैल्यू। तो यहां से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शॉर्टकट हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं कि किसी भी वेव फॉर्म की जो एवरेज वैल्यू होगी दैट इज नथिंग बट द, दिस इंटीग्रेशन बताएगा, दैट इज एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, बाउंडेड बाय द कर्व ओवर ए वन टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड में जो आपका कर्व है वो कितना एरिया बाउंड कर रहा है, टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय व्हाट, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ द वेवफॉर्म, टाइम पीरियड ऑफ द वेवफॉर्म। तो यहां से भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं एवरेज वैल्यू आइडियल डीसी की। तो एक टाइम पीरियड में आपका जो वेव फॉर्म है वो कितना एरिया बाउंड कर रहा है। तो एक टाइम पीरियड में जो आपका आइडियल डीसी है वो यही एरिया बाउंड कर रहा है, और ये एरिया किसका है बेटा, इस एरिया को डायरेक्ट निकाल सकते हैं, दैट इज द रेक्टेंगल एरिया। इस एरिया को आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ये जो एरिया होगा रेक्टेंगल के एरिया कितना होता है, दैट इज लेंथ इंटू हाइट। व्हाट इज द लेंथ, दैट इज t, एंड व्हाट इज द हाइट, दैट इज नथिंग बट द a। हाइट इज नथिंग बट द a। ठीक है, तो एरिया आएगा दैट इज विड्थ इंटू हाइट, विड्थ है t एंड हाइट है a। तो एक टाइम पीरियड में आपकी जो वेव फॉर्म है वो कितना एरिया बाउंड करेगी, a इंटू t, दैट एरिया बाउंडेड बाय द कर्व ड्यूरिंग द वन टाइम पीरियड, a इंटू t रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। टाइम पीरियड से टाइम पीरियड डिवाइड कर देंगे तो एवरेज वैल्यू कितनी आ जाएगी, a यूनिट ही आने वाली है। तो दिस इज नथिंग बट द शॉर्टकट, इस शॉर्टकट से भी निकाल सकते हैं। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, परफेक्ट डीसी की जो एवरेज वैल्यू होगी वो आपके डीसी की वैल्यू के ही बराबर होती है। जितने यूनिट का आप डीसी लेंगे वही उसकी एवरेज वैल्यू होगी। अगर मैं 5 यूनिट का डीसी लूंगा तो वही उसकी एवरेज वैल्यू, उसकी एवरेज वैल्यू भी 5 आएगी। 10 यूनिट का डीसी लेंगे तो उसकी एवरेज वैल्यू आपकी 10 आ जाएगी। ठीक है, आरएमएस वैल्यू के बारे में बात करते हैं। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ ए परफेक्ट डीसी। फार्मूला क्या होता है आरएमएस वैल्यू का, फार्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, इंटीग्रेशन फॉर वन टाइम पीरियड, दैट इज वेव फॉर्म का होल स्क्वायर इनटू dt की होल पावर 1/2। तो आप क्या करेंगे, आपको एक टाइम पीरियड की इंटीग्रेशन करना है और एक टाइम पीरियड में 0 से t लेके चल रहा हूं। तो मैं आशा करता हूं कि आपने लिख लिया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नाउ वेव फॉर्म की अगर आइडियल डीसी की आप आरएमएस वैल्यू निकालें तो आरएमएस वैल्यू का फार्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, इंटीग्रेशन फॉर वन टाइम पीरियड जो कि 0 से t लेके चल रहे हैं, वेव फॉर्म का होल स्क्वायर इनटू dt। टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएशन तो इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में किया कि होल पावर 1/2। वेरिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में रखा है तो आप टाइम पीरियड को सेकंड में रखते हैं, जो कि मैं t मान के चला हूं। ठीक है, अब आप देखेंगे इस 0 से t के बीच में आपको अपने फंक्शन की वैल्यू रखनी है। v नॉट t की वैल्यू कितनी है, v नॉट t 0 से t के बीच में ये जो वोल्टेज है v नॉट t उसकी वैल्यू कितनी है, a। जो भी फंक्शन होगा उसी फंक्शन को रख देना है। ठीक है, तो नाउ आप अपने
आइडियल डीसी की जब आप आरएमएस वैल्यू निकालेंगे तो आरएमएस वैल्यू कितनी आएगी, टाइम पीरियड कितना है 1/t, इंटीग्रेशन फॉर वन टाइम पीरियड 0 से t के बीच में आपके v नॉट टी, आपका जो है 0 से t के बीच में आप बेटा ए रुक रहा है क्या? हाँ चलिए ठीक आ गया, थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है। तो 0 से t के बीच में आपका जो है जो आइडियल डीसी वी नॉट टी उसकी वैल्यू कितनी है बेटा, ए यूनिट है। तो यहां पर मैंने रख दिया ए टी की होल्स का होल स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा। नाउ दिस इज 1/t, 0 से t, ए का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा इंटू डी टी होल पावर 1/2। ए स्क्वायर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा टी, तो 1/2। लिमिट आपको हाँ बिल्कुल ए आ रहा है सर, ये रुक रहा है। हाँ ठीक है आ गया। चलिए, तो आरएमएस वैल्यू जब आप निकालेंगे दैट इज आइडियल एसी आइडियल डीसी का आरएमएस वैल्यू निकालेंगे, तो दिस इज नथिंग बट द लिमिट आपको रखनी है, दिस इज ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल टी इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की होल पावर 1/2, टी से टी कट जाएगा और ए स्क्वायर का जब ए, तो आइडियल डीसी का जो आरएमएस वैल्यू होता है वो भी आपके डीसी के ही बराबर होता है, जितने यूनिट का आप डीसी लेंगे उतनी ही उसकी आरएमएस वैल्यू होगी। तो यहां से आप बोल सकते हैं आइडियल डीसी की एवरेज वैल्यू था, इसकी एवरेज वैल्यू भी डीसी की वैल्यू के बराबर आई थी, आरएमएस वैल्यू भी डीसी की वैल्यू के बराबर आ रही है। तो आप बोल सकते हैं आइडियल डीसी की एवरेज और आरएमएस वैल्यू दोनों बराबर होती हैं, जो कि आपकी डीसी वैल्यू के बराबर ही होती है। जितने यूनिट का आप डीसी लेंगे, जितने यूनिट का डीसी लेंगे वही उसकी एवरेज वैल्यू भी होगी और वही उसकी आरएमएस वैल्यू भी होगी। ठीक है, तो जितने यूनिट का मैं डीसी लूंगा वही उसकी एवरेज वैल्यू और वही उसकी आरएमएस वैल्यू, तो नोट करके लिखेंगे। अच्छा, इस चीज को हम शॉर्टकट से भी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आइडियल डीसी की आरएमएस वैल्यू निकालने का शॉर्टकट, ठीक है, शॉर्टकट हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, पहले फार्मूला देख लेते हैं। आरएमएस वैल्यू निकालने का फार्मूला क्या होता है, दैट फार्मूला होता है 1 टाइम पीरियड इंटीग्रेशन फॉर वन टाइम पीरियड, दैट इज वेव फॉर्म का होल स्क्वायर इनटू dt। तो आप देखेंगे कभी भी आप आरएमएस वैल्यू अगर अपने वेव फॉर्म से निकालना चाहते हैं, वेव फॉर्म से कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, वेव फॉर्म का होल स्क्वायर कर देंगे। ध्यान से देखिए, सबसे पहले किसी भी वेव फॉर्म की अगर आरएमएस वैल्यू निकालनी है ग्राफ की हेल्प से, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप वेव फॉर्म का होल स्क्वायर कर देंगे। वेव फॉर्म का होल स्क्वायर करने के बाद जो वेव फॉर्म बनेगी, वो वेव फॉर्म के होल स्क्वायर को करने के बाद जो वेव फॉर्म है वो टाइम एक्सेस तक एक टाइम पीरियड में जितना एरिया बाउंड करेगी, उस एरिया को किससे डिवाइड कर दीजिएगा, टाइम पीरियड से डिवाइड कर दीजिएगा, और पूरे की पावर क्या ले लीजिएगा, 1/2। तो ध्यान से आपको याद रखना है कि अगर आपकी हेल्प से, तो ग्राफ की हेल्प से कैसे निकालेंगे, जिस भी वेव फॉर्म की मुझे आरएमएस वैल्यू निकालनी होगी, फिर से रोक चल रहा है, हीटअप हो गया सर फोन, आप इसको चार्जिंग से हटा दो। ठीक, ठीक है, तो आप देखेंगे कि जब भी आप, ठीक है ठीक है,
तो आप देखेंगे कि जब भी आप वेवफॉर्म की हेल्प से या फिर आपके पास जब ग्राफ होगा, ग्राफ से आप आरएमएस वैल्यू निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी वेवफॉर्म है जिसकी आरएमएस वैल्यू निकलना है उसके होल स्क्वायर का ग्राफ बना लीजिएगा। वेवफॉर्म के होल स्क्वायर का ग्राफ बना लीजिएगा। होल आपके वेवफॉर्म के होल स्क्वायर का ग्राफ टाइम एक साथ एक टाइम पीरियड में जो भी एरिया बाउंड करे उस एरिया को किससे डिवाइड कर दीजिएगा, टाइम पीरियड से डिवाइड कर दिए। उसके बाद क्या ले लीजिएगा, रूट ले लीजिएगा। ठीक है, तो मैं ग्राफ की हेल्प से आपको आरएमएस वैल्यू निकालना सिखा रहा हूं। ठीक है, तो एक बार जरा शॉर्टकट देखिएगा। जब भी आप वेवफॉर्म की आरएमएस वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मुझे इस आइडियल डीसी की ए यूनिट का मेरे पास आइडियल डीसी है और इसका टाइम पीरियड मैंने कितना मान रखा है, टी मान रखा है। इसकी मुझे आरएमएस वैल्यू निकालनी है। तो ग्राफ की हेल्प से आप आरएमएस वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, वी नॉट टी टाइम के एस्पेक्ट में वेरिएशन दिया है। कितने यूनिट का डीसी है बेटा, ए यूनिट का डीसी। कितने यूनिट का, ए यूनिट का। और इसका टाइम पीरियड बेटा आपने कितना मान रखा है, दैट इज कैपिटल टी मान रखा है, दिस इज कैपिटल टी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, वेव फॉर्म का होल स्क्वायर करेंगे। वेव फॉर्म का होल स्क्वायर करेंगे तो आप देखेंगे कांस्टेंट नंबर है ए का, जब आप होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जिस भी वेव फॉर्म का आरएमएस वैल्यू निकाल रहे हो सबसे पहले उसके वेव फॉर्म के होल स्क्वायर का कर्व बनाएंगे, दैट इज वी नॉट टी के होल स्क्वायर का कर्व बनाऊंगा। तो दैट इज आपके पास आइडियल डीसी है, जब मैं इसका ए का होल स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, जब मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा तो दैट इज नथिंग बट कितना आ जाएगा बेटा, ए स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर। नाउ दिस इज टाइम पीरियड इज कैपिटल टी। तो सबसे पहले क्या किया, मुझे वी नॉट टी की आरएमएस वैल्यू निकालनी थी, मैंने इसका होल स्क्वायर कर दिया। होल स्क्वायर करने के बाद वेव फॉर्म का होल स्क्वायर करने के बाद ये होल स्क्वायर वाली वेव फॉर्म टाइम एक्सेस के साथ एक टाइम पीरियड में जो एरिया बाउंड करेगी, इस एरिया को निकाल लीजिएगा। ये एरिया कितना आएगा बेटा, ये एरिया रेक्टेंगल का एरिया दिख रहा है। वेव फॉर्म के होल स्क्वायर का कर्व टाइम एक्सेस के साथ एक टाइम पीरियड में यही एरिया बाउंड करे, इस एरिया को निकालेंगे। एरिया रेक्टेंगल के एरिया, रेक्टेंगल के एरिया क्या होता है, दैट इज बेस, दैट इज क्या होगा, बेस इंटू हाइट या फिर विड्थ इंटू हाइट। विड्थ कितनी है बेटा, विड्थ है टी एंड हाइट कितनी है, ए स्क्वायर, दैट इज विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तो आप देखेंगे वेव फॉर्म के होल स्क्वायर का कर्व टाइम एक्स के साथ एक टाइम पीरियड में जो एरिया आपका बाउंड कर उस एरिया को निकालिए। एरिया को निकालने के बाद इस एरिया को किससे डिवाइड कर देंगे, टाइम पीरियड से डिवाइड कर देंगे। टाइम पीरियड कितना, कैपिटल जो, फिर इसका क्या ले लेंगे, होल स्क्वायर। तो आरएमएस वैल्यू आपकी डायरेक्ट आ जाएगी, दैट इज वी नॉट आपके आइडियल डीसी का जो आरएमएस वैल्यू है, आपके आइडियल डीसी का जो आरएमएस वैल्यू है, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू आपके वेव फॉर्म के होल स्क्वायर का कर्व एक टाइम पीरियड में जो एरिया बाउंड कर रहा है, इस एरिया को किससे डिवाइड कर दीजिए, टाइम पीरियड से डिवाइड कर दीजिए। उसका क्या ले लीजिए, 1/2। टी से टी कट जाएगा, ए स्क्वायर का रूट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, ए। तो आपको दिख रहा होगा ग्राफ से भी आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, ए ही आ रही है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा। तो यहां से एक निष्कर्ष निकाला कि जब मेरे पास आइडियल डीसी होगा, आइडियल डीसी और बेटा आइडियल डीसी होगा तो उसकी एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और कितनी होती हैं, जितने यूनिट का आप डीसी कंसीडर करेंगे उतनी ही यूनिट के बराबर उसकी एवरेज और आरएमएस वैल्यू होती है। तो यहां पर मैंने ए यूनिट का डीसी कंसीडर किया था, तो इसकी एवरेज और आरएमएस वैल्यू दोनों बराबर आएंगी। तो कितनी आएंगी, ए के बराबर आएंगी। तो नोट करके लिख लेंगे बेटा। Now you can be take at the note. थोड़ा सा यहाँ पर बारिश हो रही है तो नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है। ठीक है, तो यहाँ पर एक नोट करके लिखेंगे बेटा। नाउ यू कैन बी टेक द नोट फॉर आइडियल डीसी, फॉर आइडियल डीसी और फॉर परफेक्ट डीसी, the average value and RMS value will be same. The average value and RMS value
ऑफ आइडियल डीसी विल बी सेम, जो कि कितने बराबर होगी, जितने यूनिट का आप डीसी कंसीडर करेंगे उतनी ही कंसीडर किया था, तो आइडियल डीसी की एवरेज और आरएमएस वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है, जो कि जितने यूनिट का आप डीसी कंसीडर करेंगे उतनी ही होंगी, दैट इज द ए विल बी देयर। अब यहां से आपसे पूछेगा कि आइडियल डीसी का पीक फैक्टर बताइए, और द पीक फैक्टर ऑफ आइडियल डीसी, आइडियल डीसी का पीक, दैट इज पीक फैक्टर क्या होगा, पीक फैक्टर किसी भी वेवफॉर्म का होता है दैट इज मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई आरएमएस वैल्यू। बेटा वीडियो अब सही चल रहा होगा, तो आप देखेंगे कि अगर मैं आइडियल डीसी का पीक फैक्टर निकालूं तो पीक फैक्टर आपको बेटा क्लियर होना चाहिए, किसी भी वेवफॉर्म का जो पीक फैक्टर होता है वो होता है मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई आरएमएस वैल्यू, ठीक है। दैट इज आपके आइडियल डीसी का अगर पीक फैक्टर निकालें, पीक फैक्टर क्या होता है बेटा, पीक फैक्टर होता है मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई आरएमएस वैल्यू। पीक फैक्टर होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म, maximum value of the waveform divided by what is the RMS value of the waveform, RMS value of the waveform। maximum value आइडियल डीसी की कितनी है, a है, maximum value कितनी है बेटा, a। RMS वैल्यू भी a यूनिट का डीसी है, कितनी आएगी, a, दोनों को डिवाइड करेंगे दैट इज इक्वल टू 1। तो आइडियल डीसी का पीक फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। आइडियल डीसी का पीक फैक्टर कितना होता है बेटा, 1 होता है। अगर मैं फॉर्म फैक्टर की बात करूं, फॉर्म फैक्टर की अगर बात करेंगे तो फॉर्म फैक्टर का फार्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्म फैक्टर इज नथिंग बट इक्वल टू आरएमएस वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म, आरएमएस वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म, एवरेज वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म। आइडियल डीसी का आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू दोनों बराबर होते, दोनों बराबर होते तो कितना आएगा, 1। क्योंकि ए यूनिट का मैंने डीसी कंसीडर किया है तो आरएमएस वैल्यू भी आएगी, एवरेज वैल्यू भी ए आएगी, तो फॉर्म फैक्टर बेटा कैलकुलेट होके कितना आने वाला है, दैट इज नथिंग बट द 1। तो फॉर्म फैक्टर जो होता है वो आइडियल डीसी का वो कितना होता है, 1। पीक फैक्टर भी कितना होता है, 1। फॉर्म फैक्टर भी 1 होता है और पीक फैक्टर भी आपका 1 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो नोट करके लिख लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। आइडियल डीसी के बारे में ये 4 चीजें आपसे पूछेगा और चारों चीजें बेटा आपको क्लियर होनी चाहिए। एक बार आपने क्लास में चीजें कैलकुलेट कर ली, एग्जामिनेशन में आपको डायरेक्ट ही रिजल्ट ही लिखना है। तो नोट करके बेटा इसी के नीचे एक नोट करके टेबल बना लेंगे जिसमें कि आपको सारे के सारे रिजल्ट आपको लिख लेने हैं। ठीक है, चलिए तो इसके नीचे बेटा एक टेबल बनाइए। अगर मैं ए यूनिट का आइडियल डीसी लूंगा तो उसकी जो एवरेज और आरएमएस वैल्यू दोनों बराबर आएंगी, ठीक है। एक टेबल बनाना है, अगर आप ए यूनिट का आइडियल डीसी लेंगे तो उसकी एवरेज और आरएमएस वैल्यू जितने यूनिट का डीसी लेंगे उतने के बराबर। ए यूनिट का लिया है तो एवरेज वैल्यू भी ये आएगी, आरएमएस वैल्यू भी आएगी। आइडियल डीसी का पीक फैक्टर कितना होता है बेटा, दैट इज 1। और बेटा फॉर्म फैक्टर कितना होता है, फॉर्म फैक्टर भी कितना होता है, 1। इसको बेटा आपको टेबल में याद रखना है, ये रिजल्ट आपको याद रखने हैं, यही रिजल्ट आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वेवफॉर्म की बात करते हैं। नेक्स्ट एक स्टैंडर्ड वेवफॉर्म है दैट इज आइडियल एसी या फिर परफेक्ट एसी। परफेक्ट एसी की एवरेज वैल्यू कितनी होती है, आरएमएस वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। फॉर्म फैक्टर कितना होता है, पीक फैक्टर कितना होता है, ये सारी की सारी चीजें हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। तो नेक्स्ट वेवफॉर्म यहां पर डालेंगे दैट इज
परफेक्ट एसी। सेकेंड स्टैंडर्ड वेव फॉर्म है दैट इज ए परफेक्ट एसी। चलिए परफेक्ट एसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज आइडियल एसी या फिर आइडियल साइनोसॉइडल। आइडियल एसी या फिर परफेक्ट एसी। परफेक्ट एसी जनरली हम साइनोसॉइडल मानते हैं, और साइनोसॉइडल में साइन कॉस दोनों हो सकते हैं। जनरली हम साइन ही लेके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि साइन के कैलकुलेशन थोड़े से आसान होते हैं, उससे ज्यादा आप फेमिलियर होते हैं, ठीक है। चलिए तो यहां पर मैं बेटा एक आइडियल एसी कंसीडर कर रहा हूं। इसकी आपको एवरेज और आरएमएस वैल्यू निकालनी। नाउ दिस इज ए वोल्टेज, ठीक है, दैट इज वी नॉट। इसका जो वेरिएशन है वो मैं ओमेगा टी रेडियन मोड में कर रहा हूं। आइडियल एसी का वेरिएशन में किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं बेटा? ओमेगा टी रेडियन मोड में। तो वी नॉट ओमेगा टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? आइडियल एसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसकी इक्वेशन है वीएम साइन ओमेगा टी। वी नॉट ओमेगा टी इज नथिंग बट रिप्रेजेंट ए परफेक्ट एसी। एंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ परफेक्ट एसी? वीएम साइन ओमेगा टी, ठीक है। चलिए तो मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? वीएम, एंड मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? माइनस वीएम। तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ परफेक्ट एसी। आपने जो परफेक्ट एसी वी नॉट ओमेगा टी लिखा है, जो कि परफेक्ट एसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जिसका वेरिएशन है दैट इज वीएम साइन, या फिर जिसकी इक्वेशन है वीएम साइन ओमेगा टी, ठीक है। नाउ दिस इज द वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी। ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में वेरिएशन आपको मैंने दिखा दिया, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट Vm sin omega t. This is the variation of your ideal AC. ठीक है। Now this is 0. आपका रेडियन मोड में है, तो यहां पर जो भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस मोड में जितने भी एंगल लिखूंगा रेडियन में। Now this is pi, this is 2 pi, this is 3 pi. What is the maximum value of the ideal AC? This ideal AC is nothing but the maximum value is Vm. And what is the minimum value of this ideal AC? This is minus Vm. And what is the time period of this waveform? Time period आपका कितना होगा बेटा? That is रेडियन में लिखेंगे, that is time period is 2 pi. Time period आपका कितना होगा? That is equal to 2 pi. Time period कितना होगा? That is nothing but the 2 pi is the time period. ठीक है। अब आपको इसकी एवरेज और आरएमएस वैल्यू निकालनी है। तो पहले बात करते हैं जो मेरा परफेक्ट एसी होता है। ये जो मेरा परफेक्ट एसी है, ये जो मेरा परफेक्ट एसी है, अगर मैं बात करूं कि ये अगर मुझे इसकी एवरेज और आरएमएस वैल्यू निकालनी है, तो पहले मैं देख लेता हूं सिमेट्रिकल एसी को रिप्रेजेंट करेगा कि असिमेट्रिकल। चूंकि आप देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, इसलिए आपका सिमेट्रिकल एसी। तो परफेक्ट एसी कैसी वेवफॉर्म को रिप्रेजेंट करता है? सिमेट्रिकल वेवफॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज नथिंग बट द सिमेट्रिकल वेवफॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। परफेक्ट एसी आपके सिमेट्रिकल वेवफॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये सिमेट्रिकल वेवफॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, तो फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। तो परफेक्ट एसी एक सिमेट्रिकल वेवफॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए फुल साइकिल के लिए इसकी एवरेज वैल्यू कितनी होगी? 0। दैट इज अगर मैं अपने आउटपुट वोल्टेज की एवरेज वैल्यू निकालूंगा, आउटपुट वोल्टेज किसको रिप्रेजेंट करा है? परफेक्ट एसी। तो अगर मैं फुल साइकिल के लिए इसकी एवरेज वैल्यू निकालूंगा, तो एवरेज वैल्यू क्या आएगी? 0 फॉर
फुल साइकिल, फुल साइकिल की एवरेज वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो इसका मतलब जो आपका परफेक्ट एसी है, चूंकि वो सिमेट्रिकल है, तो फुल साइकिल की एवरेज वैल्यू 0 होगी। तो मैं अगर इसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं परफेक्ट एसी के, तो कितनी साइकिल के लिए कैलकुलेट करूंगा? हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट। फुल साइकिल आपका 2 पाई है, हाफ साइकिल कितना होगा बेटा? कितना रेडियन का? दैट इज पाई रेडियन का। दिस इज हाफ टाइम पीरियड। हाफ टाइम पीरियड कितना होगा बेटा? दैट इज पाई होने वाला। हाफ टाइम पीरियड आपका पाई होगा। तो आपका जो परफेक्ट एसी होता है फुल साइकिल के लिए, उसकी एवरेज वैल्यू 0 होती है। तो इसकी एवरेज वैल्यू जो कैलकुलेट की जाती है वो कितनी साइकिल के लिए? हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, हाफ साइकिल के लिए मैं इसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करूं। फार्मूला क्या होगा बेटा? हाफ साइकिल के लिए अगर मैं एवरेज वैल्यू निकालूंगा तो फार्मूला क्या होने वाला है बेटा? दैट इज आपका एवरेज वैल्यू जो मैं कैलकुलेट करूंगा, दैट इज फॉर हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करूं। हाफ साइकिल के लिए बेटा मैं इसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट, फार्मूला होगा दैट इज एवरेज वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म, दैट इज हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट का फार्मूला का 1 अपॉन हाफ टाइम पीरियड इंटीग्रेशन फॉर हाफ टाइम पीरियड। इंटीग्रेशन फॉर कितना टाइम पीरियड? दैट इज हाफ टाइम पीरियड। हाफ टाइम पीरियड में 0 से t/2 लूंगा। हाफ टाइम पीरियड के लिए इंटीग्रेशन का 0 से t/2, दैट इज v नॉट। आपके वोल्टेज की वेवफॉर्म का वेरिएशन किसके रिस्पेक्ट में? ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में है, तो इंटीग्रेशन भी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे बेटा? ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द फार्मूला ऑफ द एवरेज वैल्यू। आपकी एवरेज वैल्यू का फार्मूला, लेकिन कितने टाइम पीरियड के लिए? हाफ टाइम पीरियड के लिए आपकी एवरेज वैल्यू का फार्मूला है। ठीक है, अब ये बताइए, आप देखेंगे जब आप जो है हाफ टाइम पीरियड की एवरेज वैल्यू निकालेंगे, तो आप जब जो है इस इंटीग्रेशन को 0 से हाफ टाइम पीरियड में ये जो आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू किस इक्वेशन द्वारा गवर्न है? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस? हाफ टाइम पीरियड में जो आउटपुट वोल्टेज है वो किस इक्वेशन द्वारा गवर्न है? Vm sin ओमेगा टी। ये जो इक्वेशन है 0 से लेके हाफ टाइम पीरियड के बीच में जो आपका आउटपुट वोल्टेज है उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है? व्हाट इज द मैथमेटिकल इक्वेशन? दिस इज Vm sin ओमेगा टी। तो चलिए हाफ टाइम पीरियड के लिए मैं एवरेज वैल्यू निकाल रहा हूं, दैट इज आप देखेंगे चूंकि मैं रेडियन मोड में, दैट इज रेडियन मोड में वेरिएशन दिए, तो ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में आपका जो है इंटीग्रेशन करो, तो टाइम पीरियड भी बेटा किस में रखना पड़ेगा? रेडियन में। टाइम पीरियड में बेटा मैं किस में रखूंगा? दैट इज किस में रखूंगा? रेडियन में। चूंकि वेरिएशन मेरा किसके रिस्पेक्ट में है? ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में है, तो आप इंटीग्रेशन भी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ओमेगा टी की यूनिट रेडियन, तो टाइम पीरियड भी आप किस में रखेंगे? रेडियन में। साइनोसॉइडल या फिर परफेक्ट एसी का हाफ टाइम पीरियड रेडियन में कितना होता है? पाई रेडियन होता है। फुल टाइम पीरियड होता है 2 पाई। तो दैट इज टाइम पीरियड को किस में रखेंगे? रेडियन में। हाफ टाइम पीरियड दैट इज नथिंग बट द पाई, दैट इज इंटीग्रेशन 0 से हाफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किस में होगा? रेडियन में, दैट इज पाई। और बेटा 0 से लेके पाई तक ये जो आउटपुट वोल्टेज है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ आउटपुट वोल्टेज इस 0 से लेके पाई के बीच में जो आउटपुट वोल्टेज है, व्हाट इज द इक्वेशन? दैट इज v आउटपुट वोल्टेज v नॉट ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है? Vm sin ओमेगा टी। ये जो 0 से लेके पाई रेडियन या फिर हाफ टाइम पीरियड के बीच में जो आउटपुट वोल्टेज है, दैट इज गिवन बाय द इक्वेशन Vm sin ओमेगा टी। दिस इज Vm sin ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि कोई साइनोसोडल वेवफॉर्म, ध्यान से सुनिएगा, ये जो साइनोसोडल वेवफॉर्म है इस हाफ टाइम पीरियड में टाइम एक्स के साथ कितना एरिया बाउंड करती है? ध्यान से सुनिएगा, दैट इज आपका 0 से लेके पाई, मतलब हाफ टाइम पीरियड में जो साइनोसोडल वेवफॉर्म है इस हाफ टाइम पीरियड में टाइम के साथ कितना एरिया बाउंड करती है? अगर इस एरिया को आप निकालना चाहें तो इस एरिया को निकालेंगे तो एरिया कितना आता है? कई बार एग्जामिनेशन में चीज पूछी जाती है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये जो इंटीग्रेशन है वो क्या बता रहा है? ये जो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है दैट इज टाइम एक्स के साथ 0 से लेके पाई तक, ये जो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है, ये जो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है Vm sin ओमेगा टी टाइम एक्सेस के साथ 0 से लेके पाई में इंटीग्रेशन, मतलब जो एरिया बाउंड करे, दैट इंटीग्रेशन इज नथिंग। ये जो मैं इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर रहा हूं, ये इंटीग्रेशन क्या बताएगा? ये इंटीग्रेशन बताएगा कि आपके पास Vm sin ओमेगा टी मतलब परफेक्ट साइनोसॉइडल टाइम एक्स के साथ
पाई रेडियन में इंटीग्रेशन मतलब जो एरिया बाउंड करे वो एरिया, उस एरिया को अगर मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, पाई से डिवाइड कर दूंगा, तो आपके पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी। मतलब ये जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन जो भी मैं कैलकुलेट करूंगा वो इंटीग्रेशन क्या बता रहा होगा, साइनोसोइडल वेवफॉर्म Vm sin ओमेगा टी, ये साइनोसोइडल वेवफॉर्म टाइम एक्सेस के साथ कितने रेडियन में, पाई रेडियन में जो एरिया बाउंड, ये साइनोसोइडल वेवफॉर्म टाइम एक साथ पाई रेडियन में जो एरिया बाउंड कर रही है वो एरिया इस इंटीग्रेशन के बराबर। तो इस इंटीग्रेशन को मैं कैलकुलेट करूंगा, जितना ये इंटीग्रेशन आएगा उतना ही ये वाला एरिया भी आने वाला है। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन और ये एरिया दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, तो चलो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो मैं कैलकुलेट करता हूं हाफ टाइम पीरियड के लिए आपके परफेक्ट एसी की आर दैट इज एवरेज वैल्यू। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द वी नॉट एवरेज। Vm कांस्टेंट नंबर है जो कि इंटीग्रेशन के कहां पर आ जाएगा बेटा, बाहर आ जाएगा। Vm इज ए कांस्टेंट नंबर, Vm डिवाइडेड बाई पाई। इंटीग्रेशन ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बेटा ओमेगा टी इज नॉट ए कांस्टेंट वेरिएबल, सो दैट इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई साइन ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। ठीक है, साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा माइनस कॉस, तो दिस इज नथिंग बट द Vm बटे पाई, और साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, और लिमिट आएगी बेटा 0 से लेके पाई। अब बस आपको लिमिट रख देना है, लिमिट रखेंगे तो दैट इज Vm बटे पाई मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, नाउ दैट इज कॉस पाई कितना होता है, -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, बेटा यहां पर क्या होगा, दिस इज नथिंग बट द कॉस 0 होता है 1, तो यहां से -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। तो यहां भी बेटा ये -1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस, तो ये आपका +1 हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस मिलके +1 हो जाएंगे, और कॉस 0 होता है 1, तो यहां भी 1 और यहां भी 1। तो आपके परफेक्ट एसी की अगर आप एवरेज वैल्यू निकालें हाफ टाइम पीरियड के लिए तो कितनी आएगी बेटा, दिस इज Vm बटे पाई इंटू ये आ जाएगा बेटा दिस इज +1, और बेटा ये आ जाएगा बेटा दैट इज माइनस ऑफ -1, और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, दैट इज +1। तो दिस इज नथिंग बट द 2 Vm बटे पाई। दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ ए परफेक्ट एसी for how much time period या फिर how much cycle for half cycle. This is average value of perfect AC for half cycle. फुल साइकिल के लिए तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है, 0। परफेक्ट एसी की फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू होती है 0। हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू बेटा कितनी आती है, दैट इज नथिंग बट द 2 Vm बटे पाई। ठीक है, 2 Vm बटे पाई। या फिर आप देखेंगे जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करूंगा, दैट इज परफेक्ट साइनोसॉइडल टाइम एक्स साथ पाई रेडियन में कितना एरिया बाउंड करता है, दैट एरिया इज नथिंग बट इसको कैलकुलेट करने पे, इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करेंगे तो 2 Vm आएगा। यहां से ये 2 Vm आएगा, 2 Vm डिवाइडेड बाई पाई, तो दिस इज नथिंग बट द आंसर। तो आप देखेंगे जो परफेक्ट साइनोसॉइडल होता है वो टाइम एक्स साथ पाई रेडियन में कितना एरिया बाउंड करेगा, तो ये जो इंटीग्रेशन आएगा वही आपका एरिया होगा। ये इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने पे कितना आ रहा है बेटा, ये इंटीग्रेशन आप देखेंगे Vm बाहर चला जाएगा, 1/पाई अलग रखे, 1/पाई तो ये Vm आ जाएगा, ये भी Vm आ जाएगा, ये भी Vm आ जाएगा, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो दैट इज 2 Vm। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये परफेक्ट साइनोसॉइडल है टाइम एक साथ पाई रेडियन में, ये जो एरिया बाउंड करता है ये एरिया हमेशा कितना होता है, ये एरिया होता है 2 Vm। ठीक है, ये एरिया कितना होता है, 2 Vm। तो अगर आप ग्राफिकल तरीके से निकालना चाहें कि हाफ टाइम पीरियड में आपका जो है कोई साइनोसॉइडल कितना, हाफ टाइम पीरियड पे जो साइनोसॉइडल उसकी एवरेज वैल्यू निकालना, तो फार्मूला होगा 1/हाफ टाइम पीरियड इंटीग्रेशन फॉर हाफ टाइम पीरियड, दैट इज वेव फॉर्म का इंटीग्रेशन लाइक दिस। ठीक है, दैट इज V नॉट ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में वेरिएशन है तो इंटीग्रेशन भी आप ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में, दैट इज 1/हाफ टाइम पीरियड इंटीग्रेशन फॉर हाफ टाइम पीरियड, दैट इज V नॉट टी इंटू dt विल बी देयर। अगर V नॉट ओमेगा टी होगा तो ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे। ये इंटीग्रेशन क्या बताता है, अगर आप एवरेज वैल्यू शॉर्टकट तरीके से निकालना चाहते हैं कि
दैट इज आपकी वेव फॉर्म टाइम एक साथ हाफ टाइम पीरियड में जो भी एरिया बाउंड कर रही है उसको हाफ टाइम पीरियड से डिवाइड करती है। तो ये जो आपके पास परफेक्ट साइनोसॉइडल है, हाफ टाइम पीरियड में टाइम एक साथ जो भी एरिया बाउंड करे उस एरिया को किससे डिवाइड कर दीजिए, हाफ टाइम पीरियड से। तो मैंने बताया कि जो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म होती है हाफ टाइम पीरियड में कितना एरिया बाउंड करती है, दैट इज इक्वल टू 2Vm। इसको जब मैं डिवाइड करूंगा हाफ टाइम पीरियड दैट इज पाई, तो एवरेज वैल्यू आ जाएगी 2Vm बटे पाई। तो याद रखेंगे बेटा, जो आपकी परफेक्ट साइनोसॉइडल है, परफेक्ट साइनोसॉइडल हाफ टाइम पीरियड में टाइम एक्सेस के साथ, ये जो परफेक्ट साइनोसॉइडल है, परफेक्ट साइनोसॉइडल टाइम एक्सेस के साथ हाफ टाइम पीरियड में दैट इज पाई रेडियन में कितना एरिया बाउंड करती है, ये एरिया हमेशा होता है 2Vm। ठीक है, ये आपको कई बार यूज आएगा कि परफेक्ट साइनोसॉइडल पाई रेडियन में टाइम एक्सेस के साथ कितना एरिया बाउंड करती है, दैट इज इक्वल टू 2Vm। और हाफ टाइम पीरियड से डिवाइड कर देंगे इस एरिया को, तो आपके पास हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू आ जाएगी। तो परफेक्ट साइनोसॉइडल हाफ साइकिल में, हाफ साइकिल के लिए परफेक्ट साइनोसॉइडल की एवरेज वैल्यू कितनी है, तो 2Vm बटे पाई। फुल साइकिल के लिए बेटे कितनी होती है, 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करके एक जगह लिख लेंगे। तो नोट करके लिख लीजिए, मैं लिखा देता हूं। फॉर आइडियल एसी, अगर मेरे पास एक आइडियल एसी है Vm sin ओमेगा टी, तो अगर मैं इसकी एवरेज वैल्यू निकालूंगा फुल साइकिल के लिए बेटा, एवरेज वैल्यू कितनी आएगी, 0। एवरेज वैल्यू आएगी 0 फॉर फुल साइकिल, और हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू आती है परफेक्ट साइनोसॉइडल की 2Vm बटे पाई। वोल्टेज है तो 2Vm है, करंट होता तो 2Im, 2Vm बटे पाई। दिस इज एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल। ठीक है, दिस इज द हाफ साइकिल। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आरएमएस वैल्यू। तो सिमेट्रिकल वेव फॉर्म है आपका, आरएमएस वैल्यू आप जब निकालेंगे तो फुल टाइम पीरियड के लिए निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चाहे सिमेट्रिकल हो चाहे असिमेट्रिकल, फुल साइकिल के लिए ही आप हमेशा आरएमएस वैल्यू क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चलो आपकी आरएमएस वैल्यू को बेटा मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं। आइडियल एसी की आरएमएस वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं, चाहे सिमेट्रिकल वेव फॉर्म हो चाहे असिमेट्रिकल वेव फॉर्म हो। आरएमएस वैल्यू जनरली हम लोग फुल साइकिल के लिए कैलकुलेट करते हैं। फुल साइकिल कितना है, 2 पाई। तो दैट इज परफेक्ट एसी की वी नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है परफेक्ट एसी, इसकी आरएमएस वैल्यू निकालने जा रहे हैं। फार्मूला होगा दैट इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, इंटीग्रेशन फॉर 1 टाइम पीरियड जो कि 0 से t ले रहे हैं, वेव फॉर्म का होल स्क्वायर, वी नॉट टी का होल स्क्वायर, ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में है तो इंटीग्रेशन भी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में करेंगे कि होल पावर कितना आ जाएगा बेटा, 1/2। ठीक है, क्योंकि मैं ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूं, ओमेगा टी द रेडियन, तो टाइम पीरियड भी बेटा मैं किस में रखूंगा, रेडियन में रखूंगा। किस में रखूंगा बेटा, रेडियन में रखने वाला हूं, ये रेडियन में। आपके परफेक्ट एसी का टाइम, फुल टाइम पीरियड रेडियन में कितना होता है, फुल टाइम पीरियड रेडियन में होता है 2 पाई। ठीक है, तो चलो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो नाउ दिस इज नथिंग बट इक्वल टू परफेक्ट एसी की जब आप आरएमएस वैल्यू निकालेंगे दैट इज 1 अपॉन टाइम पीरियड इज 2 पाई, 1 अपॉन टाइम पीरियड रेडियन में रखो 2 पाई, दैट इज इंटीग्रेशन फॉर 1 टाइम पीरियड दैट इज 0 से लेके 2 पाई। और बेटा इस एक टाइम पीरियड में 0 से 2 पाई रेडियन में ये जो आपके पास V नॉट टी है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस V नॉट टी, इक्वेशन, व्हाट इज द इक्वेशन, V नॉट ओमेगा टी, ये जो आपका आउटपुट वोल्टेज है V नॉट ओमेगा टी, व्हाट इज द इक्वेशन, दैट इज साइनोसॉइडल ना, व्हाट इज द इक्वेशन, V नॉट टी साइनोसॉइडल फॉर्म में चेंज हो रहा है, व्हाट इज द इक्वेशन, Vm sin ओमेगा टी। तो 0 से 2 पाई रेडियन के बीच में ये जो आपका आउटपुट वोल्टेज है उसकी वैल्यू कितनी है, Vm sin ओमेगा टी। तो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में ये जो ग्राफ दिख रहा है, आउटपुट वोल्टेज का ग्राफ दिख रहा है, इसकी वैल्यू कितनी है, या फिर व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस, दैट इज नथिंग बट द Vm sin
ओमेगा टी। तो 0 से 2 पाई के बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में जो आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन क्या है? 0 से लेकर 2 पाई के बीच में जो आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन है, वी नॉट ओमेगा टी, व्हाट इज द इक्वेशन? वीएम साइन ओमेगा टी। तो दैट इक्वेशन यू कैन बी पुट वीएम साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर इंटू डी ओमेगा टी की होल पावर 1/2. Now this is nothing but equal to 1/2 pi integration 0 से 2 pi. Now that is equal to Vm square sin square omega t d omega t की होल पावर 1/2. अब आप देखेंगे Vm स्क्वायर कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो आउटपुट वोल्टेज की जो आरएमएस वैल्यू है दैट इज इक्वल टू Vm स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी की होल पावर 1/2. अब आप देखेंगे ये तो कांस्टेंट नंबर बाहर आ जाएगा, जब मैं रूट के बाहर लूंगा तो Vm आएगा और यहाँ पर अंडर रूट 2 पाई आएगा. नाउ दिस इज नथिंग बट इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज के जो आरएमएस वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी बेटा? दैट इज Vm डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 पाई, ब्रैकेट में आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी की होल पावर 1/2. अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करने के लिए मैं इसको कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूं, इसको कॉस में कन्वर्ट कर देता हूं. तो आप लिखेंगे दैट इज कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. यहां से आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं. साइन स्क्वायर थीटा बेटा इसको इधर लिए, इसको इधर लेंगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, तो अगर मैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कितना होगा? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2. तो ये आप लोग लिख चुके होंगे, इसको मैं मिटा देता हूं. दैट इज आपके पास आउटपुट वोल्टेज की जो कि परफेक्ट एसी है, जब आप उसकी आरएमएस वैल्यू निकालेंगे तो आएगा दैट इज Vm बटे अंडर रूट 2 पाई. नाउ इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी ओमेगा टी की होल पावर 1/2. ठीक है, नाउ इस 2 को अगर मैं रूट के बाहर लाऊंगा तो रूट 2 बाहर आ जाएगा. तो दिस इज इक्वल टू Vm डिवाइडेड बाई रूट 2 पाई. और बेटा इस 2 को बेटा मैं बाहर ला रहा हूं रूट के, तो आ जाएगा 1/√2. नाउ दिस इज इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई. दिस इज 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी की होल पावर 1/2. नाउ Vm/√2 बिल्कुल प्रीति Vm/√2 आएगा, लेकिन एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, उसे कोई हर्ज नहीं है, मैं आपको सारी चीजें कैलकुलेट करा रहा हूं, स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद होने चाहिए. ठीक है, यहां तक लिख लीजिए. नाउ दिस इज √2 से बेटा √2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा बेटा. तो आउटपुट वोल्टेज परफेक्ट एसी की जब मैं आरएमएस वैल्यू निकालूंगा तो आ जाएगा बेटा Vm डिवाइडेड बाई √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बेटा दैट इज 2. और यहां पर आ जाएगा बेटा इंटीग्रेशन को इस सबट्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 0 से लेके 2 पाई दिस इज 1 डी ओमेगा टी माइनस 0 से लेके 2 पाई दैट इज कॉस 2 ओमेगा टी इंटू थोड़ी सी जगह कम पड़ गई तो यहां से लिख देते हैं बेटा दिस इज आउटपुट वोल्टेज की जो आरएमएस वैल्यू है दैट इज इक्वल टू Vm डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ पाई. इस इंटीग्रेशन को सबट्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो दिस इज 0 से लेके 2 पाई दिस इज 1 डी ओमेगा टी माइनस 0 से लेके 2 पाई दिस इज कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी
की होल पावर बेटा 1/2। ठीक है, 1 का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में, तो यहां से ओमेगा टी आएगा, तो दिस इज Vm डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ पाई। नाउ दिस इज ओमेगा टी, और लिमिट लगा देंगे बेटा 0 से लेके 2 पाई माइनस, दैट इज कॉस का बेटा हो जाएगा, दैट इज इसको कंसीडर ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में करें तो इसको कॉस ए टी कंसीडर कर सकते हैं। तो कॉस ए टी का क्या होता है बेटा, माइनस साइन ए टी डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू कितनी है 2, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, दिस इज साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, और लिमिट लगा देंगे 0 से लेके 2 पाई। ठीक है, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, कॉस का क्या होगा माइनस, दैट इज कॉस 80 मान सकते हैं। ठीक है, कॉस 80 का कितना होगा, माइनस साइन 80 डिवाइडेड बाई ए की होल पावर 1/2, और बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नाउ दिस इज Vm डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ पाई, लिमिट रख दीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/2। ठीक है, दिस इज साइन 2 ओमेगा टी, और लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 2 पाई की होल पावर बेटा 1/2। नाउ दिस इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज के, जब आप आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा दिस इज Vm बटे 2 रूट ऑफ पाई, दिस इज नथिंग बट द 2 पाई प्लस 1/2। अपर लिमिट रखेंगे ओमेगा टी की वैल्यू रखेंगे बेटा, ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में कहता है दैट इज साइन 2 इंटू अपर लिमिट माइनस साइन 2 इंटू लोअर लिमिट की होल पावर 1/2, और बेटा साइन 4 पाई की वैल्यू कितनी होगी 0, और बेटा साइन 0 की वैल्यू भी कितनी होगी 0। तो दिस इज इक्वल टू Vm डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ पाई, और यहां पर केवल कितना बचेगा बेटा 2 पाई की पावर 1/2, और यहां से आपको दिख रहा होगा रूट पाई से रूट पाई कट जाएगा, और रूट 2 से 2 कट जाएगा, तो नीचे रूट 2 बचेगा, तो दैट इज नथिंग बट द, इसको लिख सकते हैं Vm 2 को लिख सकते हैं बेटा √2 मल्टीप्लाइड बाई √2, और बेटा ऊपर है √2 से √2 कट जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू Vm बाई √2। तो परफेक्ट एसी का या फिर आइडियल एसी की जब फुल साइकिल के लिए आप आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आएगी बेटा, Vm बाई √2 आएगी, कितनी आएगी Vm बाई √2। और मैंने बताया था परफेक्ट एसी आपका सिमेट्रिकल होता है, तो अगर मैं हाफ साइकिल के लिए भी इसकी आरएमएस वैल्यू, हाफ साइकिल को लेकर भी आरएमएस वैल्यू निकालूंगा तो वो कितनी आएगी, Vm बाई √2 आएगी, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं बेटा, दैट इज दिस इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ ए आइडियल एसी इज नथिंग बट द Vm बाई √2 फॉर फुल साइकिल एंड फॉर हाफ साइकिल। दोनों साइकिल के लिए आपकी जो है जो आरएमएस वैल्यू है वो कितनी होती है, Vm बाई √2 होती है। ठीक है, चलिए, तो ये चीज बेटा आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब हमें दो फैक्टर निकालने हैं, दैट इज पीक फैक्टर एंड दैट इज आपका फॉर्म फैक्टर ऑफ ए आइडियल एसी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि आपके आइडियल एसी का पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर कितना होता है। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं बेटा, पहले आपका आइडियल एसी की अगर मैं एवरेज वैल्यू निकालूंगा दैट इज 0 आएगी फॉर फुल साइकिल, और बेटा हाफ साइकिल के लिए जब कैलकुलेट करेंगे अगर 2 Vm बटे पाई दैट इज फॉर हाफ साइकिल। ठीक है, उसके बाद आरएमएस वैल्यू जब आप निकालेंगे परफेक्ट एसी का आरएमएस वैल्यू आएगा बेटा दैट इज Vm बाई √2 फॉर फुल साइकिल। क्योंकि सिमेट्रिकल वेवफॉर्म है, हाफ साइकिल के लिए भी इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी आएगी बेटा, Vm बाई √2, बेटा बता चुका हूं हाफ साइकिल। ठीक है, अब मुझे फॉर्म फैक्टर दैट इज पीक फैक्टर निकालना है, तो पीक फैक्टर लिख रहा हूं बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, पीक फैक्टर इज नथिंग बट इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म डिवाइडेड बाय आरएमएस वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म, आरएमएस वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म, ठीक है, आरएमएस वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म, ठीक है। तो आप देखेंगे आपके परफेक्ट एसी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, परफेक्ट एसी की मैक्सिमम वैल्यू है बेटा दैट इज वीएम, मैक्सिमम वैल्यू है वीएम। और आरएमएस वैल्यू कितनी होती है बेटा परफेक्ट एसी की, वीएम बाई रूट टू, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई रूट टू, वीएम मैक्सिमम, वीएम से वीएम बेटा कट जाएगा तो कितना आएगा बेटा रूट टू, और रूट टू की वैल्यू कितनी होती है बेटा दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 1.414, तो दैट इज नथिंग बट द आपके आइडियल एसी का जो पीक फैक्टर होता है वो आपका रूट टू होता है, या फिर इसकी वैल्यू होती है 1.414, 1.414, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फॉर्म फैक्टर, दैट इज फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर जब निकालते हैं किसी भी सिमेट्रिकल वेवफॉर्म का, फॉर्म फैक्टर जब निकालेंगे, फॉर्म फैक्टर जो होता है फार्मूला होता है, फॉर्म फैक्टर का फार्मूला होता है आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म, एवरेज वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म। लेकिन आप देखेंगे चूंकि सिमेट्रिकल वेवफॉर्म का जो एवरेज वैल्यू होती है फुल साइकिल के लिए 0 होती है, तो सिमेट्रिकल वेवफॉर्म का फॉर्म फैक्टर कभी भी फुल साइकिल के लिए कैलकुलेट नहीं किया जाता। कितनी साइकिल के लिए कैलकुलेट किया जाता है, हाफ साइकिल, क्योंकि हाफ साइकिल की इसकी एवरेज वैल्यू कैसी आती है, फाइनाइट है, तो फॉर्म फैक्टर भी फाइनाइट है। तो मैं लिख रहा हूं कभी भी सिमेट्रिकल वेवफॉर्म होगी तो सिमेट्रिकल वेवफॉर्म का जो फॉर्म फैक्टर होगा आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे किस साइकिल के लिए, फॉर हाफ साइकिल, ध्यान से देखिएगा, फॉर हाफ साइकिल समझाने के लिए। और बेटा एवरेज वैल्यू भी कितनी साइकिल के लिए, फॉर हाफ साइकिल। तो जब भी कोई सिमेट्रिकल वेवफॉर्म होगी उसका फॉर्म फैक्टर आप कैलकुलेट करेंगे तो आरएमएस वैल्यू भी हाफ साइकिल के लिए चाहिए और एवरेज वैल्यू भी हाफ साइकिल के लिए चाहिए। लेकिन आप देखेंगे इसी फॉर्मूले को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, सिमेट्रिकल वेवफॉर्म की हाफ साइकिल के लिए जो आरएमएस वैल्यू होगी वो किसके बराबर आएगी, दैट इज फुल साइकिल की आरएमएस वैल्यू के बराबर आएगी। आप देखेंगे अगर वेवफॉर्म सिमेट्रिकल है तो हाफ साइकिल में जो आरएमएस की वैल्यू होगी वही फुल साइकिल में आरएमएस वैल्यू होगी। तो बेटा ऊपर की जगह आप जो है हाफ साइकिल की जगह सिमेट्रिकल वेवफॉर्म की आरएमएस वैल्यू आप हाफ साइकिल के लिए निकालें या फिर फुल साइकिल के लिए, बात क्या है सेम है। तो ऊपर मैं लिख सकता हूं जब भी आप किसी भी सिमेट्रिकल वेवफॉर्म का फॉर्म फैक्टर निकालेंगे तो हाफ साइकिल के लिए जो आरएमएस वैल्यू आएगी वही आपकी फुल साइकिल के लिए आरएमएस, तो न्यूमरेटर में लिख सकते हैं आरएमएस वैल्यू फॉर द फुल साइकिल डिवाइडेड बाय दैट इज एवरेज वैल्यू फॉर द हाफ साइकिल, दैट इज आरएमएस वैल्यू। आपको एक्चुअल में आरएमएस वैल्यू चाहिए हाफ साइकिल के लिए, क्योंकि सिमेट्रिकल वेवफॉर्म है, आरएमएस वैल्यू ऑफ द हाफ साइकिल, आरएमएस वैल्यू फॉर द हाफ साइकिल इज नथिंग बट इक्वल टू आरएमएस वैल्यू फॉर full cycle divided by that is average value for half cycle। तो अब याद के बाद हमेशा याद रखें कभी भी सिमेट्रिकल वेवफॉर्म की जब आप फॉर्म फैक्टर निकालेंगे तो आरएमएस वैल्यू आप रखेंगे फुल साइकिल के लिए और एवरेज वैल्यू रखेंगे हाफ साइकिल के लिए, ठीक है। तो रख देते हैं बेटा, फुल साइकिल के लिए आपने आरएमएस वैल्यू निकाल रखी है परफेक्ट एसी की, आरएमएस वैल्यू फुल साइकिल की कितनी होती है बेटा Vm by √2, और हाफ साइकिल की आरएमएस वैल्यू कितनी होती है 2 Vm by 2। तो फॉर्म फैक्टर कितना आ जाएगा बेटा, दिस इज फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर आ जाएगा आपकी आरएमएस वैल्यू ऑफ ए परफेक्ट एसी फॉर ए फुल साइकिल कितना होता है, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय √2, एंड आरएमएस वैल्यू बेटा कितनी होती है 2 Vm बटे पाई। ना बेटा इसको जब आप देखेंगे तो पहले का गुणा चौथे से हो जाएगा और दूसरे का गुणा तीसरे से हो जाएगा, तो Vm मल्टीप्लाइड बाई पाई, Vm मल्टीप्लाइड बाई पाई एंड इट इज 2 Vm इंटू √2, Vm से Vm कट जाएगा, दैट इज पाई डिवाइडेड बाई 2√2, पाई डिवाइडेड बाई 2√2, दिस इज नथिंग बट द फॉर्म फैक्टर ऑफ ए परफेक्ट एसी, फॉर्म फैक्टर ऑफ परफेक्ट एसी। और बेटा जब इसको कैलकुलेट करेंगे पाई डिवाइडेड बाई 2√2, पाई की वैल्यू होती है 3.14 एंड बेटा दैट इज 2√2 और √2 की वैल्यू होती है 1.412, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई
3.14 और बेटा √2 की वैल्यू हो जाएगी बेटा 1.414. दिस इज 3.14 डिवाइडेड बाई 2.828. जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.11. तो परफेक्ट एसी का जो फॉर्म फैक्टर है वो कितना होता है बेटा 1.11. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. तो आपके परफेक्ट एसी का जो फॉर्म फैक्टर होता है वो कितना होता है बेटा 1.11. 1.11. तो आज के बाद याद रखिएगा जब भी मैं सिमेट्रिकल वेवफॉर्म का फॉर्म फैक्टर निकालूंगा तो आरएमएस वैल्यू तो बेटा मैं फुल साइकिल के लिए रखूंगा, लेकिन एवरेज वैल्यू हमेशा हाफ साइकिल के लिए रखूंगा. ठीक है, एक्चुअली में दोनों हाफ ही साइकिल के लिए है, लेकिन सिमेट्रिकल वेवफॉर्म में तो हाफ साइकिल पे जो आपकी आरएमएस वैल्यू होगी वही वैल्यू फुल साइकिल की आएगी. तो हाफ साइकिल को हटा के मैंने फुल साइकिल रख दिया है, बाकी सारी चीजें सेम है. ठीक है, उसके बाद लास्ट यहां पर एक और चीज पूछता है, पीक टू पीक वैल्यू. परफेक्ट आपके एसी में, परफेक्ट एसी में पीक टू पीक वैल्यू कितनी होती है. ठीक है, पीक टू पीक वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. नाउ दिस इज द मिनिमम वैल्यू, तो दिस इज मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस इज योर मिनिमम वैल्यू. इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस आपका क्या कहलाता है, पीक टू पीक वैल्यू. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म. दिस इज द मिनिमम वैल्यू. मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस ही आपका क्या कहलाता है, पीक टू पीक वैल्यू. ये है आपका पीक टू पीक वैल्यू. तो दिस इज, ये डिफरेंस आपका कहलाएगा पीक टू पीक वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म. याद रखिएगा, इसको हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं. तो परफेक्ट एसी के केस में, परफेक्ट एसी के केस में जो पीक टू पीक वैल्यू होती है, नाउ वोल्टेज की वेवफॉर्म है तो दैट इज पीक टू पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज नथिंग बट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज. मैक्सिमम वैल्यू आपके वेवफॉर्म की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, Vm. मैक्सिमम वैल्यू बेटा कितनी है, दिस इज नथिंग बट द Vm. और बेटा मिनिमम वैल्यू बेटा कितनी है, मिनिमम वैल्यू है माइनस Vm. तो परफेक्ट एसी की जो पीक टू पीक वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 2Vm. करंट होगा तो 2Im हो जाएगा, वोल्टेज है तो दैट इज इक्वल टू 2Vm. तो परफेक्ट एसी के जो पीक टू पीक वैल्यू होती है, पीक टू पीक मतलब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है बेटा, 2Vm. ये डिफरेंस आपका 2Vm होता है, दिस डिफरेंस इज 2Vm. तो नोट करके बेटा सारे के सारे रिजल्ट में यहां पर आपको लिख देता हूं. ठीक है, नोट करके सारे के सारे रिजल्ट लिख लेता हूं. रिजल्ट बेटा आज के बाद आपको याद होने चाहिए, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, डायरेक्टली पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में. दिस इज, नोट करके लिखिए बेटा, ठीक है, फॉर आइडियल एसी, फॉर एन आइडियल एसी और परफेक्ट एसी, परफेक्ट एसी. ठीक है, परफेक्ट एसी की जो एवरेज वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू अगर आप फुल साइकिल के लिए निकालेंगे वो 0 होती है. फॉर फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू 0 होती है. और बेटा हाफ साइकिल के लिए होती है दैट इज 2Vm बटे पाई, 2 मल्टीप्लाइड बाई मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई पाई. दिस इज द 2Vm बटे पाई फॉर हाफ साइकिल. सिमेट्रिकल वेवफॉर्म की एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट की जाती है. ठीक है, नाउ आरएमएस वैल्यू की बात करें, परफेक्ट एसी की जो आरएमएस वैल्यू होती है वो होती है मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई √2. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट, दिस इज द सेकंड रिजल्ट. दूसरा अगर मैं बात करूंगा दैट इज, मेरे पास जगह नहीं तो यहां लिख रहा हूं, दैट इज पीक फैक्टर.
पीक फैक्टर जो होता है आपके परफेक्ट एसी का √2 होता है, जिसकी वैल्यू होती है 1.414। और अगर फॉर्म फैक्टर की बात करें, दैट इज फॉर्म फैक्टर बेटा आता है दैट इज पाई डिवाइडेड बाई 2√2, एंड जिसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो आएगा 1.11। तो परफेक्ट एसी का फॉर्म फैक्टर होता है 1.11, और पीक टू पीक वैल्यू जो होती है परफेक्ट एसी की, दैट इज पीक टू पीक वैल्यू, दैट इज वीपीपी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज पीक टू पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू जो होती है वो होती है बेटा 2Vm, 2 मल्टीप्लाइड बाई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट द 5 रिजल्ट है बेटा, ये आपको परफेक्ट एसी के और परफेक्ट डीसी के आपको याद होने चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि आपको काफी क्लियर होंगे। कल हम लोग देखेंगे कुछ और स्टैंडर्ड वेवफॉर्म, दैट इज हाफ वेव रेक्टिफायर में जब आउटपुट में पल्सेटिंग डीसी आता है, उसकी एवरेज और आरएमएस वैल्यू कितनी होती है। फुल वेव रेक्टिफायर में एवरेज और आरएमएस वैल्यू कितनी होती है। पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, पीक टू पीक वैल्यू, स्क्वायर वेवफॉर्म, साटूथ वेवफॉर्म, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म, ये सब आपको क्लियर होनी चाहिए। इनको कल हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कल भी सेम टाइम रहेगा, 9 बजे के राउंड हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, थैंक यू वेरी मच।